कहानी भी एक प्रिजन से स्टार्ट होती है, एक वुमन प्रिजन, जहाँ पर कुछ प्रिजनर ही खुद ही एक दूसरे के मजे ले रही है और तभी आता है हमारा हीरो जो इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो प्रिजनर इसको इग्नोर कर देती है और खुद ही इसके मजे लेना शुरू कर देती है। और तभी वहां पर आ जाती है सर्जेंट, जिसको देखकर हमारे हीरो की तो क्या बाकी प्रिजनर की भी पड़ जाती है और वो वहां से भाग जाती है। उसके बाद सर्जेंट वू जिन को डांट रही होती है कि तू खुद को प्रिजनर कैसे कह सकता है। और जो ये लड़का देख रहे हो वो वू जिन की तरह एक ऑफिसर है और ये लड़की सर्जेंट की सेक्रेटरी है। सर्जेंट से गालियां सुनने के बाद वू जिन बोलता है कि मैं अगली बार पूरा ध्यान दूंगा। सर्जेंट वू जिन को एक सेकंड चांस देने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे भेज देती है वार्डन के ऑफिस में। वू जिन के जाने के बाद सर्जेंट बोलती है कि चेहरे से वो कितना भोला है, लेकिन उसकी बॉडी अब समझ जाओ यार, वो उसका कर्श है। उसके बाद वू जिन जैसे ही वार्डन के ऑफिस पहुंचता है उसे अजीब अजीब सी आवाजें आती है, हाँ वो वाली, जहाँ पर वार्डन एक बेचारी सी प्रिजन की हेल्प कर रहा होता है और हमारा हीरो बाहर खड़ा हुआ सोच रहा है कि ये दिन दहाड़े हो क्या रहा है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वू जिन अंदर चला जाता है, जहाँ वार्डन उसे बोलता है कि वू जिन क्या तुम ड्राइव कर सकते हो, अगले सैटरडे तुम क्या फ्री हो, क्योंकि मुझे इसको डेट पर लेके जाना है। मतलब वार्डन मजे लेगा और वू जिन ड्राइव करेगा। वाह। उसके 2 दिन बाद हम देखते हैं कि कुछ और प्रिजनर उस जेल के अंदर आ रही है, जिनको हमारा हीरो और उसका दोस्त ताड़ रहे होते हैं, जहाँ वो जिनका दोस्त बोलता है कि चलो देखिए यार इस बार किस तरह की सुंदर प्रिजनर आने वाली है। तभी हम देखते हैं कि बस से एक सुंदर सी प्रिजनर बाहर निकलती है, जिसको देखकर वो जिन बोलता है कि ये कोई सेलिब्रिटी है क्या, कितनी सुंदर है यार ये। तभी वहां पर सर्जेंट आ जाती है, जो पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो देखती है कि वो जिन उस सुंदर सी प्रिजनर को देख रहा है तो वो गुस्सा हो जाती है और वो उन्हें वहां से भगा देती है। उसके बाद जो नई प्रिजनर आई है ना, उनका बॉडी चेकअप होता है, जो केवल मांगा में नहीं बल्कि रियल वाली जेलों में भी होता है। उसके बाद सर्जेंट उन्हें बोलती है कि अब तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप होने वाला है एज ए सिक्योरिटी रीजन, तो प्लीज अपना सब कुछ उतार दो। उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होता है और हमारी सर्जेंट टारगेट करती है उस लड़की को जिसको हमारा हीरो देख रहा होता है। उस लड़की का नाम है लीवू, जो एक जर्नलिस्ट है जिसको 3 साल की सजा हो रखी है। उसके बाद वुमन ऑफिसर उन सभी प्रिजनर की चेकिंग कर लेती है, लेकिन हमारी सर्जेंट को उसी लड़की पर जिसका इनमेट नंबर 5342 है उस पर थोड़ा बहुत शक होता है और वो बोलती है कि इस लड़की को मैं खुद चेक करूंगी। तो पहले तो वो लड़की उसे मुंह पर मना कर देती है, लेकिन सर्जेंट उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ डेंजरस ऑब्जेक्ट छुपा रखा है, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगी तो मैं यहाँ पर प्रिजनर सर्च टीम को बुला लूंगी। लेकिन वो लड़की बोलती है कि तुम्हें मुझे अकेले ही चेक करना होगा और ये बात सुनकर सर्जेंट को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा ही सर्च टीम को अंदर बुला लेती है, जिसके अंदर वू जिन भी होता है। और तभी 5342 बिना किसी फोर्स के मान जाती है और उसके बाद सर्जेंट उन सभी फोर्स टीम को बाहर वापस भेज देती है और हमारे हीरो ने जो अंदर अभी अभी देखा ना, वो बाहर उसके बारे में सोच रहा है। उसके बाद हमारी सर्जेंट 5342 का फुल बॉडी चेकअप करती है और आप जानते हो फुल बॉडी चेकअप मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ चेक करना। उसके बाद जब सर्जेंट फुल बॉडी चेकअप कर लेती है, वो बोलती है कि तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि उन लड़कों को बाहर नहीं भेजना चाहिए था। ये बात सुनकर 534 को गुस्सा आ जाता है और वो सर्जन को एक खींचकर चाटा मारती है, लेकिन सर्जन को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। वो खड़ी होती है और उस लड़की के बाल पकड़ के खींच लेती है। उसके बाद बाकी जो नई प्रिजनर होती है वो 5342 की हेल्प करती है और सर्जन को ही पीटना शुरू कर देती है और तभी वहां पर सिक्योरिटी टीम आ जाती है और सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करती है और हमारा वो जिन उस लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है उसका सर दीवार के जाके भिड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद अगला सीन आता है कि वो लड़की अब जाग चुकी है और वो जिन उससे मिलने के लिए आता है। वो जिन 5342 से बड़ी प्यार से बातें करता है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम और वो लड़की यहाँ पर सब कुछ सेम है। उसके बाद वो जिन गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन जाते समय वो देखता है कि 2 प्रिजनर रात के टाइम जा रही है शावर लेने के लिए, जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर बात करें उन 2 प्रिजनर की तो उसमें से एक अमीर जादी है जो उस पूरे प्रिजन की क्वीन मान लो यार, और उसमें से एक उसकी फ्रेंड है। क्वीन मजे से पहले शावर लेती है, उसके बाद उसकी फ्रेंड उसकी मसाज करते हुए 5342 के बारे में बताती है जो उसने आज किया उस बारे में। उसके बाद सीन आता है 5342 का, जो अभी अपनी सेल के अंदर है, लेकिन वो जैसे ही रेस्टरूम जाने वाली होती है तभी वहां पर वो जिनका दोस्त आ जाता है। वो 5342 को बोलता है कि तुम जैसे सुंदर लड़कियों के लिए थोड़ी बहुत रफ जगह है, लेकिन तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर कर देती है और वो यहाँ पर हमारे हीरो वूजिन के बारे में सोच रही है कि वो बंदा कितना फ्रेंडली था यार, और यहाँ पर वूजिन का दोस्त सोच रहा है कि इसकी तो मैं ही लूंगा। और तभी यहाँ पर सर्वेंट आ जाती है और उसका यहाँ पर एक और नेम है डीमन, जो क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा।
चलेगा। उसके बाद सर्जन 5342 को बोलती है कि तुम्हारा रूम असाइन हो चुका है, इसलिए तुम्हें उस रूम में जाना होगा। और उसका रूम किसने असाइन कराया तो चलता है 2 घंटे पीछे, जहाँ पर सर्जन वार्डन के रूम में जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर क्वीन तो ऑलरेडी बैठी हुई है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि इस क्वीन के कहने पर ही वार्डन ने 5342 का रूम असाइन कराया है। कहाँ पर? इस क्वीन के साथ भाई। लेकिन सर्जन बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वार्डन बोलता है कि हमें उस लड़की को सीक्रेटली ऑब्जर्व करना होगा, अगर वो क्वीन के साथ रहती है तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। आगे वार्डन बोलता है कि हमें उसकी स्पेशल ऑब्जर्वेशन करनी होगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो यहाँ पर कैसे आई है। और हमें पता लगता है कि 5342 एक फेमस न्यूज कास्टर थी जो बड़े बड़े लोगों के कांडों का पर्दाफाश करती थी। तो इन द एंड बड़े बड़े लोगों ने इसकी ही ले ली और इसे जेल भेज दिया। उसके बाद 5342 क्वीन के रूम में आती है, जहां पर क्वीन के साथ ऑलरेडी 4 और प्रिजनर होती है। उसके बाद क्वीन 5342 से एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि जब सर्जन तुम्हारे मजे ले रही थी तो तुम्हें कैसा लगा? लेकिन 5342 उस बारे में बात करने से मना कर देती है। लेकिन इतने में ही एक प्रिजनर उठती है और उसे मारना शुरू कर देती है बुरी तरीके से, और वो लड़की उसका मार मार कर और बुरा हाल ना कर दे, इतने में ही वहाँ पर वोजिन आ जाता है। वोजिन पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ? तो क्वीन बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हर महीने लड़कियों को पेट में दर्द होता है बिकॉज ऑफ पीरियड। ये बात सुनने के बाद वोजिन जिस काम के लिए आया था, मतलब कि वो 1598 को लेने के लिए आया था, तो उसको लेके निकल जाता है। उसके बाद वार्डन वोजिन को बोलता है कि मेरी जगह तुम्हें इस लड़की के साथ डेट पे जाना होगा, क्योंकि मुझे डायरेक्टर ने कुछ काम के लिए बुला लिया है। फिर वोजिन और नंबर 1598 बाहर घूमने के लिए जाते हैं, और हमारा बेचारा वोजिन यहाँ पर ड्राइव करते वक्त नंबर 5342 के बारे में सोच रहा है। तभी वो लड़की बोलती है कि पिछली बार मैंने आपको टॉपिक की वजह से नहीं देखा था, लेकिन आप तो काफी क्यूट हो। आगे भी वो लड़की बहुत कुछ बोलती है, लेकिन वोजिन का ध्यान तो कहीं और है। उसके बाद उनकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है, जिसको बचाने के लिए हीरो अपनी गाड़ी को जैसे ही टर्न करता है उसकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, और अनबैलेंसिंग में ही उसका हाथ कहीं और गलत जगह चल जाता है। वोजिन उसके लिए सॉरी मांगता है, लेकिन उस लड़की के रिएक्शन मुझे थोड़े ठीक नहीं लग रहे। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे रेस्टरूम जाना है, लेकिन उसके हाथ तो बंधे हुए होते हैं, तो वो वोजिन को हेल्प करने के लिए बोलती है। और आपको पता है यार, वोजिन से किसी का दर्द देखा नहीं जाता, वो अपनी शर्ट खोलता है। लेकिन वेट ए मिनट, हेल्प तो कुछ और मांगी थी तो शर्ट क्यों खोली? अब समझ जाओ यार, उसका कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और वोजिन जैसे ही अपना कार्यक्रम स्टार्ट करने वाला होता है, तभी उसे सर्जन का कॉल आता है, लेकिन वोजिन उसे रिजेक्ट कर देता है, जिससे भाई सर्जन पागल हो रही है, सही बता रहा हूँ मैं। उसके बाद उनका कार्यक्रम चल रहा है, सर्जन कॉल कर रही है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम चल रहा है। और इन द एंड गन से 2 बार गोली निकल जाने के बाद सीन आता है इवनिंग का, जहाँ पर सर्जन वोजिन से इतना गुस्सा होती है कि वो उसको चाटा ही पेल देती है। इस हरकत पर वोजिन को भी गुस्सा आता है, और वो चाटा नहीं मारता, लेकिन वो उसके संतरों को दबा देता है, और लिटरली भाई खेल खत्म। वोजिन बोलता है कि मंडे को मैं अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दूंगा, और ये बात सुनकर सर्जन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। उसके बाद सीन आता है मंडे का, जहाँ पर सभी प्रिजनर नहा रही होती है, और ये लड़की तो अभी भी वोजिन के बारे में सोच रही है। उसके बाद नरेटर हमें प्रिजन के अंदर टॉप 5 रैंक वाले प्रिजनर के बारे में बताता है। तो क्वीन की रैंक फर्स्ट है, जिसका नाम है चोई। सेकंड नंबर पर आती है ये बॉडी बिल्डिंग वाली महिला, और थर्ड नंबर पर आती है जो उसके साथ चिपक चिपक के रहती है ना वो। रैंक 4 पर वो लड़की आती है जिसकी वोजिन ने हेल्प की थी। नंबर 5 पे आती है ये लड़की जो अभी 5342 से बात कर रही है, और रैंक नंबर 5 को ऑलरेडी डेथ पेनल्टी मिली हुई है, मतलब मौत की सजा, क्योंकि उसका इनमेंट नंबर रेड कलर में है, और जिनका इनमेंट नंबर रेड कलर में होता है ना, उन्होंने या तो किसी का मर्डर किया या कुछ बड़ा क्राइम किया है। उसके बाद सीन आता है डिनर टाइम का, जहां पर रैंक नंबर 5 बोलती है कि क्या हम 5342 को भी हमारे साथ टेबल पर खिला सकते हैं। फिर रूम लीडर बोलती है कि है वू योन, अगर तुम्हें पछतावा है तो खुद बोलो ना। एंड वू योन बी लाइक, मुझे किस बात का पछतावा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और इतना सुन के क्वीन को गुस्सा आ जाता है, और वो नंबर 5342 को ले जाती है बाथटब में। ना 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 ना, नहाने के लिए नहीं, उसे डुबोने के लिए। क्वीन पहले तो उसके दोनों पैरों को रस्सी से बांधती है, फिर उसका गला पकड़कर उसे पानी में डुबो देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं कि वोजिन अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रहा है। उसके बाद क्वीन वू योंग को बोलती है कि मैं तुम्हें इस जेल के अंदर मार भी सकती हूँ, और मेरा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, इसलिए मेरी बात अगर तुम मानोगी तो लंबे समय तक जी सकती हो। लेकिन जैसे ही क्वीन उसके पास जाती है, वू योन उसके मुंह पे थूक देती है।
फिर क्यून को जो गुस्सा आता है ना भाई, वो अपनी सिगरेट निकालती है और वो योन के संतरे पर लगा देती है, फिर गला पकड़कर उसे पानी के अंदर डुबो देती है। और दूसरी तरफ वो जिन सर्जेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर रहा है और बोलता है कि इसे एक्सेप्ट कर लेना, और वो वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तभी एक वुमन ऑफिसर वहां पर आती है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि बाथरूम में एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है। और जैसे ही वो जिन वहां पर जाता है वो देखता है कि 5342 तो बेहोश पड़ी हुई है। उसके बाद जिन उसकी पल्स चेक करता है जो काफी वीक होती है, इसलिए वो उसको बचाने के लिए इमीडिएटली उसको सीपीआर देता है, जिससे वो वापस होश में आ जाती है। और जिन अब उसे खुद ही क्लिनिक लेके जा रहा है और जाते समय वो बोलता है कि जिसने भी ये किया है ना वो बचेगा तो नहीं। और लिटरली भाई इसकी धमकी सुनने के बाद इस ऑफिसर के अलावा वहां पर कोई भी नहीं डर रहा। आगे हमें पता पड़ता है कि ये वुमन ऑफिसर भी क्यून के लिए काम करती है, इसलिए वो उसके रूम में जाकर उसे बता रही है कि आपके जाने के बाद वहां पर क्या क्या हो गया। फिर हम जिन और 5342 पर वापस आते हैं, जहां जिन उस सिगरेट से जले हुए निशान को नोटिस करता है और अब जिन खुद ही उस जले हुए निशान को ठीक कर रहा है। और पानी में डूबने से वो पूरी तरीके से भीग गई थी ना, अब जिन खुद ही उसको साफ कर रहा है। साफ करते करते जिन का मीटर ऑन हो जाता है और तभी वो लड़की जाग जाती है और जागते ही वो जिन को गले लगा लेती है और बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। उसके बाद हमारा हीरो भाई लॉक्ड इन एकदम डेडली लुक। उसके बाद हम सर्जन को देखते हैं जो जिन के रेजिग्नेशन लेटर के बारे में सोच रही होती है। वो उसे सॉरी का मैसेज करने वाली होती है लेकिन वो ऐसा नहीं करती, बल्कि उसे फोन करके वहीं बुला लेती है। जिन वहां आता है और देखता है कि सार्जन तो फुल नशे में है और वो जिन को भी ज्वाइन करने के लिए बोलती है। लेकिन पहले तो जिन मना करता है और बोलता है कि हमें यहाँ पर कोई देख लेगा। फिर सार्जन बोलती है कि मैं यहाँ पर 8 सालों से काम कर रही हूँ, कोई नहीं देखेगा। फिर जिन उसको ज्वाइन करता है और पूछता है कि क्या आपने मेरा रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव किया। फिर सार्जन उससे पूछती है कि तुम फिर कहाँ जाओगे। जिन बोलता है कि ऐसी जगह जहाँ पर सुपीरियर किसी को मारते ना हो। और ये सुनकर सर्जन जिनको सॉरी बोलती है कि मैंने गुस्से में मार दिया। फिर वो जिनको अपनी पास्ट स्टोरी के बारे में बताती है कि वो स्टार्टिंग से इतनी टफ नहीं थी। सर्जन बोलती है कि मेरे डीमन बनने के पीछे एक रीजन था। फिर हम 7 साल पीछे जाते हैं जहां हम इसी जेल के वार्डन को देखते हैं जो एक एड वीडियो के थ्रू इस जेल की गुड साइड के बारे में बता रहा है। लाइक यहाँ की प्रिजनर कितनी दिलदार है, कितनी पैशनेट है, पर इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम हमारी सर्जन को देखते हैं जो अभी अपनी सर्जन के साथ है, जो काफी काइंड पर्सन थी, लेकिन उसी वजह से जेल में उससे कोई डरता भी नहीं था। लेकिन तभी एक दिन कुछ नए प्रिजनर वहां पर आते हैं और उनका भी फुल बॉडी चेकअप होना होता है। तभी उन्हें पता पड़ता है कि मिड में जो प्रिजनर है ना वो ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो वो एक म्यूजिशियन है लेकिन उसका क्राइम नेग्लिजेंट होमिसाइड था। लाइक आप ड्राइव करते टाइम फोन चला रहे हो और आपने किसी को ठोक दिया। उसके बाद जैसे ही हमारी सर्जन उसको चेक करने के लिए जाती है, वो साइको उसे लात मार देती है और फिर वो अपने वहां से एक नाइफ निकालती है और हमारे सर्जन के सामने उसकी सर्जन का गला काट देती है। तभी जिन पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ। सर्जन बोलती है कि फोर्स को आने में थोड़ा लेट हो गया था, तब तक मुझे ही उससे लड़ना पड़ा जिस वजह से मुझे चोट भी लग गई थी, लेकिन उसकी सर्जन की डेथ हो गई थी। तो ये रीजन था कि सर्जन प्रिजनर के साथ ऐसा बिहेव करती है। फिर सर्जन बोलती है कि तुम्हें पता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, उसे बस 6 साल में रिलीज कर दिया गया। एंड जिन भी लाइक बस 6 साल। सर्जन बोलती है कि तो क्या मुझे उन प्रिजनर के लिए डीवन बनना बंद कर देना चाहिए। लेकिन जिन कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जानता है कि साजन इस टाइम सही है। उसके बाद जिन साजन को उसके रूम तक छोड़ के आता है, लेकिन साजन भी लाइक मैं भी तो एक लड़की हूँ, क्या हुआ अगर मैं ओल्ड हूँ तो मुझे भी लोनली फील होता है। उसके बाद जिन अपना स्टेमिना खत्म होने तक उसका लोनलीनेस दूर करता है, लेकिन वो साला एक माइंड गेम खेलता है। वो साजन से एक अथॉरिटी ले लेता है कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, जिसका यूज वो 5342 को क्वीन के रूम से ट्रांसफर करने के लिए करता है। इसके बाद हम 5342 को देखते हैं जो वापस अपने सेल में आकर काफी खुश है। लेकिन तभी वहां पर जिनका दोस्त आता है, वो उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आया है, वो भी गिफ्ट रैप करके। लेकिन 5342 उसके मुंह पर बोलती है कि मुझे तुझमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, मुझे ये एक सेक्सुअल हरेसमेंट जैसा लग रहा है। और ये बात सुनकर जिन के दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर उसे वार्निंग देके जाता है कि तू तो गई। उसके बाद सीन आता है कि कुछ प्रिजनर मिलकर खेल रहे होते हैं। तभी ये लड़की, हाँ जिसकी जिन ने हेल्प की थी, वो जिन को देखकर फिर से मूड में आ रही है। उसके बाद वो लड़की जिन को बोलती है कि आज मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करूंगी। उसके बाद भाई वो दोनों मॉर्निंग में शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनकी एक्सरसाइज की आवाजें सुनकर जिनका दोस्त उन्हें देख लेता है। वो बंदा बिल लाइक बेटा अकेले अकेले। उसके बाद जिन उसे बोलता है कि ये बात भाइयों के बीच में रहनी चाहिए, और वो बंदा बिल लाइक चिल कर यार, क्योंकि मुझे भी किसी के साथ करना है 5342। और ये सुनकर जिनको गुस्सा आ जाता है और वो उसको वार्निंग देके वहां से चला जाता है। उसके बाद जिनका दोस्त समझ जाता है
कुछ तो लोचा है मेरे भाई। फिर हम देखते हैं कि रैंक नंबर 55342 से बात करने के लिए उसके पास आती है। फिर 5342 बोलती है कि हमेशा मेरे साथ काइंड रहने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं करते। फिर रैंक नंबर 5 बोलती है कि तुम्हें मेरी आउटफिट में कुछ अजीब नहीं दिखता। फिर वो उसे अपने पास के बारे में बताती है। वो बोलती है कि मैं भी किसी से प्यार करती थी और उसके साथ मेरे कई सारे हैप्पीएस्ट मोमेंट भी थे, लेकिन फिर उसने किसी और से शादी कर ली और उस लड़की को एक बच्चा भी होने वाला था। उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और उसके घर पहुंच जाती है, जहां वो उस बंदे को, उसकी वाइफ को और उसके बेबी को, जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, उन सभी को मार देती है और जाते जाते उस घर में आग भी लगा देती है। वाह। सो दैट्स व्हाई रैंक नंबर 5 को पूरी लाइफ जेल में रहने की सजा सुनाई गई। फिर 5342 बोलती है कि तुमने काफी गलत किया, लेकिन रैंक नंबर 5 बोलती है कि कभी किसी से प्यार करना और जब वो दूर चला जाए तब तुम्हें पता पड़ेगा। उसके बाद सीन आता है जिन और साजन का, जो काफी खुश लग रहे हैं। जिन खुश है कि साजन ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और साजन खुश है कि जिन खुश है। उसके बाद साजन नशे में प्रिजन के रूप पर जाती है और जब वो ऊपर चढ़ रही होती है तो जिन बोलता है कि इसके टमाटर इतने मजेदार क्यों हैं? लेकिन जिन सारा नारुतो फैन निकला और वो साजन के ऊपर 1000 ईयर ऑफ डेथ से अटैक करता है। उसके बाद वो दोनों ऊपर जाते हैं जहाँ साजन उसको नारुतो की बाकी टेक्निक सिखाती है। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो वार्डन को बोल रही होती है कि तुम साजन को यहाँ से बाहर निकाल दो। वो वार्डन को लास्ट चांस देकर वहाँ से चली जाती है और अभी रात हो रही है, इसलिए वुमन ऑफिसर सभी के लिए खाना लेकर जा रही होती है। लेकिन तभी जिनका दोस्त वहाँ पर आता है और खाने में बेहोश करने वाली दवा मिला देता है। आज उसने सोच लिया है कि वो 5342 की तो लेकर रहेगा और उस कमीने ने वहाँ की सारे सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए। उसके बाद जैसे ही प्रिजनर वो खाना खाती है सभी बेहोश हो जाती है और 5342 भी। और जैसे ही जिनका दोस्त वहाँ पहुँचता है उससे एक आंटी पकड़ लेती है। वो आंटी उससे बोलती है कि पहले मेरी घंटी बजाओ वरना मैं सभी को बता दूंगी। ट्राई बॉल खेलने के बाद जिनका दोस्त जाता है मेन टारगेट पर यानी 5342 पर, लेकिन दूसरी तरफ वो वुमन ऑफिसर जिनको बता देती है कि एक ऑफिसर सेल रूम के अंदर गया था लेकिन वहां से अभी तक नहीं आया। ये सुनकर जिन समझ जाता है कि ये किसका काम है और जैसे ही वो कमीना कुछ कर पाता जिन वहां पर पहुंच भी जाता है और लिटरली भाई जिन काफी गुस्से में है। वो उसको बोल रहा है कि अगर तूने कुछ भी किया ना तो तू बचेगा तो नहीं, लेकिन वो बंदा जिनके सामने सेल की चाबी को मोड़ देता है और 5342 के साथ करने ही वाला होता है, लेकिन जिनके पास इलेक्ट्रिक गन होती है जिसे वो अपने दोस्त के ऊपर मारता है और वो बंदा स्टक। उसके बाद जिन कैसे ना कैसे करके उस चाबी को सीधा करता है और अंदर जाके उस बंदे को मार मार कर उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है। तभी जिन नोटिस करता है कि 5342 के मुंह से कुछ निकल रहा है। हाँ, जो आप सोच रहे हो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है जहाँ डॉक्टर उसे ठीक भी कर देती है। उसके बाद 5342 बोलती है कि उस रूम में और भी प्रिजनर है जो बेहोश है। फिर डॉक्टर उन्हें चेक करने के लिए वहां से चली जाती है। उसके बाद 5342 जिनको थैंक यू बोलती है और उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है। फिर उन दोनों के बीच प्रोग्राम शुरू होता है और इसी बीच साजन को भी पूरे मैटर के बारे में पता पड़ता है और जैसे ही वो सेल के अंदर प्रिजन की हालत देखती है उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो जिनके दोस्त को देखती है वो भी नंगा। उसके बाद उसका सारा का सारा गुस्सा उसकी नुन्नी पर निकल जाता है और अब इस बंदे की मर्दानगी अब शक के घेरे में है। उसके बाद डॉक्टर से सार्जेंट को पता पड़ता है कि 5342 और जिन अभी अकेले हैं और सार्जेंट इमीडिएटली वहां पर पहुंच भी जाती है। दरवाजा खोलते वक्त उसका हाथ कांप रहा होता है कि प्लीज जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है वो समझ जाती है कि वो सही सोच रही थी। इनफैक्ट वो पर्दे के पीछे से जिन और 5342 को देख भी लेती है। ये देखकर साजन को काफी सदमा पहुंचता है और उसको इतना गुस्सा आता है ना कि वो सीजर को उठाती है और नंबर 5342 के गले में घुसा देती है। चिल करो यारो, मजाक था, वो बस ऐसा करने की सोच रही थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है लेकिन साजन उसको वहाँ से बाहर ले जाती है। बाहर की आवाज सुनकर जिन समझ जाता है कि साजन ने हमें देख लिया। उसके बाद सीन आता है कुछ दिनों के बाद का, जहाँ ऑफ कोर्स साजन और जिन बात नहीं कर रहे होते और दूसरी तरफ जिनके दोस्त की प्रिजन में काफी खिल्लियां उड़ रही है। कोई बात करना तो दूर से देखना पसंद नहीं कर रहा। तभी जो ऑफिसर क्वीन के लिए काम करती है ना वो उसे क्वीन के पास ले जाती है, जहाँ क्वीन उसे साफ बोलती है कि अगर तू मेरा काम करेगा तो तू प्रिजन में किसी की भी ले सकता है, इनफैक्ट तेरे पास जो खड़ी है उसकी भी। लेकिन वो ऑफिसर उसे मना कर देती है, लेकिन क्वीन भी लाइक पहले उसे थप्पड़ मारती है और उसे दो चॉइस देती है, या तो जो अपार्टमेंट मैंने तेरे लिए खरीदा था उसे वापस ले लूं और तेरी फैमिली को सड़क पर छोड़ दूं, या फिर तू इस बंदी के साथ कर। फिर उस बंदी के पास बेचारी कोई चॉइस नहीं बचती और वो दोनों क्वीन के सामने ही शुरू हो जाते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जिनका दोस्त क्वीन से पूछता है कि तुम मुझसे करवाना क्या चाहती हो। फिर क्वीन उसे अपना रियल प्लान बताती है कि उसे साजन को यहाँ से बाहर
निकलवाना है और नंबर 5342 को मरवाना है। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि मुझे भी उस कमीने जिन को खत्म करना है। उसके बाद सीन आता है साजन और जिन का, जहाँ पर साजन जिन को प्रमोट करती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होती हूँ तो खुद को कंसिडर कर सकता है एज ए एक्टिंग साजन। उसके बाद जिन साजन को ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन साजन उसे मना कर देती है। लेकिन जाते जाते साजन बोलती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब से नंबर 5342 फर्स्ट बिल्डिंग में रहेगी। उसके बाद जैसे ही जिन फर्स्ट बिल्डिंग में जाता है वो देखता है कि एक सेल के अंदर दो ट्विंस खुद ही लगी पड़ी है। उसके बाद जिन का भी मन होता है और वो उन दोनों की ले लेता है। उसके बाद जिन साजन से मिलता है, लेकिन साजन को जिनसे कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन जिन फोर्सफुली साजन का हाथ पकड़ लेता है। फिर साजन जिन को प्रिजन से बाहर लेकर आती है और बोलती है कि बता भाई तुझे मुझसे क्या बात करनी है। फिर जिन उसे बोलता है कि मैं उस लड़की को डेट नहीं कर रहा हूँ, और ये सुनते ही साजन को जोर जोर से हंसी आ जाती है और वो हैंड ब्रेक लगाकर कार को रोक देती है और बारिश में बाहर चली जाती है। उसके बाद जिन साजन को रोकता है और देखता है कि साजन तो रो रही है, और तभी साजन जिन को एक चाटा मारती है और फिर इसे किस करती है, और उसके बाद वो दोनों जंगल में मंगल करते हैं। और दूसरी तरफ जिनका दोस्त क्वीन को बता रहा होता है कि साजन और जिन साथ में जेल से बाहर गए। ये सुनकर क्वीन समझ जाती है कि कुछ तो इन दोनों के बीच हो रहा है। फिर क्वीन उसे उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को पता करने के लिए बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वापस प्रिजन में आ जाते हैं। उनके जाने के बाद जिनका दोस्त वहां आता है और उनके अगेंस्ट प्रूफ ढूंढने के लिए कार का डैश कैम चुराता है, लेकिन तभी वहां पर जिन आ जाता है और इसे पीट पीट कर पता लगा लेता है कि ये काम वो क्वीन के कहने पर कर रहा है। उसके बाद जिन क्वीन के पास जाता है, जहां पर क्वीन अभी अभी नहाकर बाहर आई होती है, जिसे देखकर जिन के दोस्त का मीटर ऑन हो जाता है, लेकिन क्वीन उसके मीटर को फ्यूज भी कर देती है। लेकिन जिन समझ जाता है कि इस लड़की को प्रिजन की क्वीन क्यों कहते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर जिन जिसो से बात कर रहा होता है और फिर वो उसे क्वीन के पास के बारे में बता रही होती है। वो उसे बताती है कि क्वीन एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट सैलून की हेड थी, जिसमें केवल कुछ एक्सक्लूसिव लोगों को ही मेंबरशिप मिलती थी। लेकिन डॉक्यूमेंट में इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि क्वीन जैसी लड़की अपनी 20 की उम्र में इतनी रिच कैसे हो गई कि वो कोरिया के टॉप 1% लोगों में आ गई। इसके अलावा उसका कनेक्शन पॉलिटिक्स और बिजनेसमैन लोगों के साथ भी था, और इन्हीं कनेक्शन की वजह से वो बुरी चीजों में इन्वॉल्व भी हो गई थी, लाइक करप्शन, रिश्वत लेना और प्रोस्टिट्यूशन। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो पकड़ी गई और सीधा जेल में। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद क्वीन जिन से सॉरी मांगती है और उससे डायरेक्ट पूछ लेती है कि तुम्हें दोनों में से कौन पसंद है, सार्जेंट या फिर 5342। ये बात सुनकर जिन समझ जाता है कि ये मुझ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके बाद हम फिर से वही फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर जीसो जिन को बताती है कि क्वीन का प्रिजन में कई लोगों के साथ कनेक्शन है, जिसका यूज वो वार्डन को खुश करने के लिए करती है, लाइक लड़कियों को भेजकर, और उसके बदले वार्डन उसे सब कुछ देता है जो उसे चाहिए होता है। उसके बाद जिन उसे बोलता है कि तुमने जिन लोगों को मेंशन किया उनसे मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, और जाते जाते जिन क्वीन को वार्निंग देकर जाता है कि अब से मैं तुम पर नजर रखूंगा। लेकिन क्वीन को उस वार्निंग से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सीन आता है कुछ दिनों के बाद का, जहां पर 5342 जिन के लिए लव लेटर लिख रही होती है, और तभी वहां पर जिन आ भी जाता है और वो उसे अंदर बुला लेती है। उसके बाद लव लेटर गया साइड में और वो दोनों शुरू हो जाते हैं। और इसी बीच 5342 जिन से पूछती है कि मैंने कुछ रूमर सुने तुम्हारे और साजन के बारे में, तो टेल मी साजन और तुम्हारा क्या रिश्ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिजन में हर कोई उन रूमर्स के बारे में बात कर रहा होता है, और ये रूमर्स किसी और ने नहीं बल्कि क्वीन ने फैलाए होते हैं। उसके बाद 5342 बोलती है कि क्या तुमने सार्जेंट और कुछ प्रिजनर के साथ भी किया है, एंड हमारा जिन भी लाइक हाँ मैंने ये सब किया है। और इनफैक्ट ये बात सुनकर 5342 खुश और होती है। वो बोलती है कि थैंक यू मुझे सच बोलने के लिए। फिर वो बोलती है कि मुझे कोई भी राइट नहीं है कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूं, लेकिन अब से मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल पर्सन बनना चाहती हूँ, लाइक गर्लफ्रेंड। फिर कुछ दिनों के बाद हम सार्जेंट को देखते हैं जो फोन में एक मैसेज को देखकर काफी दुखी हो रही है। वो मैसेज जिनका होता है जहाँ पर वो साफ बोल रहा है कि अब से तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ भी नहीं। ये देखकर सार्जेंट का दिमाग खराब, और वो जाती है सीधा 5342 के सेल में, जहाँ वो फिर से जिन को लव लेटर लिख रही होती है। और इसी बीच हमें पता पड़ता है कि जिन अभी प्रिजन के अंदर नहीं है, वो बाहर गया हुआ है किसी तरह की ट्रेनिंग व्रेनिंग करने के लिए। वापस हम सार्जेंट और 5342 पर आते हैं, जहाँ पर सार्जेंट पूछती है कि ये लव लेटर क्या है, लेकिन 5342 बिना डरे साफ बोल देती है कि जिन और मैं डेट कर रहे हैं। और ये सुनते ही सार्जेंट का फिर से दिमाग खराब, और वो बोलती है कि एक प्रिजनर और ऑफिसर डेट कैसे कर सकता है, ये गलत है। लेकिन 5342 बोलती है कि तो मुझे बता कि प्रिजन में सही क्या चल रहा है। तू और वो वार्डन और वो क्वीन सब कोई यहाँ पर रूल के अगेंस्ट काम कर रहा है। ये बात सुनकर सार्जेंट और गुस्सा हो जाती है और वो अपनी शर्ट खोलकर फेंक देती
है और बोलती है कि अब तो हम इक्वल है ना, तो आजा। फिर 5342 बोलती है कि मुझे जिनके पास से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो अब से मुझ पर ही फोकस करेगा और जब तक वो ब्रेकअप के लिए नहीं बोलता मैं पीछे नहीं हटूंगी, तू चाहे कुछ भी कर ले। ये सुनकर साजन का पारा हाई हो जाता है और वो 5342 की कॉलर पकड़कर बोलती है कि मुझे तुझे स्टार्टिंग से ही मारने का मन हो रहा था। फिर 5342 बोलती है कि तुझे और मुझे पता है कि जिन एक अच्छा बंदा है तो उसकी चॉइस की रेस्पेक्ट कर। और ये सुनकर साजन तो बिल्कुल पागल, वो उसे एक मुक्का मारती है और टेबल से गिरा देती है। लेकिन जब साजन पीछे देखती है इतने में 5342 खड़ी होती है और उसे उसी टेबल से मारती है और जैसे ही साजन खड़ी होने की कोशिश करती है और फिर से उसे मारती है, जिसकी वजह से साजन के सर से खून निकलता है। और ये देखकर 5342 बिल्कुल डर जाती है और जैसे ही वो उसको चेक करने जाती है ना, साजन खड़ी होती है और उसका गला दबा देती है। और लिटरली भाई वो पागल हो चुकी है, वो बोल रही कि मैं तुझे खत्म कर दूंगी चाहे मैं एक प्रिजनर ही क्यों ना बन जाऊं। उसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर जिन की ट्रेनर उससे प्रिजन का नाम पूछने के बाद बोल रही है कि वहां का वार्डन और प्रिजनर तो बिल्कुल लॉ को फॉलो ही नहीं करते और अगर ऐसा है तो तुम भी उनमें से एक हो। और उसके बाद जिन कार में बैठा बैठा यही सोच रहा है और तभी उसे जिसो कॉल कर दिया और बोलती है कि जिन यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। और जैसे जिन वहां पर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की तो हालत ही खराब हो रखी है। उसके बाद जिससे उसे बताती है कि ये सब कुछ साजन का किया धरा है और उसके बाद जिन लॉक इन और वो सीधा जाता है साजन के पास। पहले तो जिन साजन से पूछता है कि क्या तुमने उसके साथ ऐसा किया है और साजन बोलती है कि हाँ मैंने ही किया है और अगर तू मुझे रोकना चाहता है तो मुझे यही मार दे वरना उस कुतिया को अगली बार मैं पक्का मार दूंगी। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जहां पर वो और उसकी गैंग साजन और 5342 की हालत देखकर काफी खुश लग रहा है। उसके बाद क्वीन उन तीनों की लाइफ से खेलने का एक और डेडली प्लान बनाती है। वापस हम साजन पे आते हैं जो जिन को बोल रही है कि या तो वो मरेगी वरना मैं। और जिन उसकी हालत देखकर समझ चुका है कि वो अभी स्टेबल नहीं है तो जिन उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको ही पेल देती है और बोलती है कि अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना वरना वो तो पक्का मरेगी। उसके बाद जिन इन डेडली लुक वो उसे बोलता है कि अगर तूने उसको टच भी किया तो तू तो गई और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन आता है दूसरे दिन का जहां पर जी सो जिन को बोलती है कि वार्डन तुम्हें बुला रहा है और साथ ही साजन भी मिसिंग है। उसके बाद हम वार्डन को देखते हैं जो अपनी ही मस्ती में मस्त है और तभी वहां पर जिन आता है और वार्डन उसको बोलता है कि देखो भाई साजन तो यहाँ पर नहीं है तो सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। और अब साजन का सारा काम जिन कर रहा है और उसको असिड जीसो कर रही है और तभी हमें पता पड़ता है कि जीसो सीक्रेटली लव जिन। तभी सीन कट होता है और हम डॉक्टर को देखते हैं जिससे साजन का कॉल आता है कि कहीं इमरजेंसी है तो जल्दी अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंचो। और हाँ ये साजन का प्लान होता है जिसमें वो फंस चुकी है और फिर साजन वहां पर आती है और सीरियसली भाई वो 5342 को पिलो से जान से मारने की कोशिश कर रही है और उसका फेस भी लाइक कि वो वाकई में एक डीमन है। तभी साजन को लगता है कि 5342 तो खत्म और जैसे ही वो पिल्लो हटाती है 5342 जागती है और उसे पुश करके नीचे गिरा देती है और जैसे ही वो वहां से जाने लगती है साजन उसके पैर पकड़ लेती है जिसकी वजह से 5342 का सर जाके सीधा टेबल पर लगता है और अब उसके सर से खून भी निकल रहा है। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो अभी जीसो से बात कर रहा है और तभी वो खिड़की से कुछ नोटिस करता है अपनी लवर को और वो बंदा भी लाइक क्या, वो इमीडिएटली वहां पर जाता है और अपनी लवर को देखकर बिल्कुल स्टक हो चुका है। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर डॉक्टर जिन से पूछता है कि आपका पेशेंट से क्या रिश्ता है। जिन उसे बोलता है कि मैं तो एक ऑफिसर हूँ। उसके बाद डॉक्टर उसे उसकी किसी फैमिली मेंबर को कॉल करने के लिए बोलता है। उसके बाद 5342 की सर्जरी हो रही है और जिन बाहर बेटा सोच रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने उसको फिर से अकेला छोड़ दिया। तभी उसे जिसो का कॉल आता है कि सार्जेंट हैज बीन अरेस्टेड, लेकिन जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो जिनसे पता नहीं क्या कहता है लेकिन उसके रिएक्शन देख के लग रहा है कि कुछ तो सीरियस बात है। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जहां पर जिन फ्रेंड उसे बता रहा होता है कि सर्जरी को पूरे 10 घंटे लगे और वो जिंदा तो है लेकिन उसका ब्रेन डेड है। और दूसरी तरफ हमारा जिन भी लाइक मुझे जीना नहीं है। हमें पता पड़ता है कि सार्जेंट अरेस्ट हो चुकी है लेकिन जिन नंबर 5342 की हालत देखकर काफी दुखी है क्योंकि डॉक्टर ने भी साफ बोल दिया है कि अगर उसकी सर्जरी हो भी जाती है तब भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। उसका दर्द हम उसकी आंखों में भी देख सकते हैं। अबे साले
तभी वहां पर जीसो आती है जो बोलती है कि प्लीज अपने आप को इतना पुश मत करो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर जिन बोलता है कि मेरी काम और पर्सनल लाइफ की बुरी तरीके से लग चुकी है और तुम्हें आराम की पड़ी है, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। और इतने में जीसो जिन को गले लगा लेती है और कहती है कि उन लड़कियों के बारे में मत सोचो जिनसे तुम्हें केवल दर्द मिला है। सीन शिफ्ट और हम क्वीन और उसकी गैंग को देखते हैं जो इन तीनों की एल लगने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं, जहां क्वीन बोलती है कि मैंने अपने हाथों को खून से रंगे बिना उन दोनों कुतिया से छुटकारा पा लिया। लेकिन इस ऑफिसर को जिनके लिए काफी बुरा लग रहा है एंड क्वीन बिल लाइक उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक के मारती है और आगे क्वीन कुछ ज्यादा कर पाती। इतने में जिनका दोस्त खड़ा होता है और बोलता है कि प्लीज इसे माफ कर दो, ये अभी बच्ची है। उसके बाद वो सभी एक गेम खेलते हैं जिसमें हारने वाले को पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पुट ए फिंगर डाउन गेम, जहां पर ये सारे मिलकर इस वुमन ऑफिसर को हरवा देते हैं। और अब पेनल्टी ये है कि इसे पूरी बोतल पीनी पड़ेगी, लेकिन मुंह से नहीं कहीं और से। उसके बाद हम जिन और जीसो को देखते हैं जहां पर जीसो जिन को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है और इधर जिन का दोस्त उस ऑफिसर को। और अब आता है कहानी में एक तगड़ा ट्विस्ट। प्रिजन में एंट्री होती है एक नई वार्डन की, जिसने आते ही जिन के दोस्त को इस वुमन प्रिजन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया और इस वुमन ऑफिसर को 3 महीने का सस्पेंशन दे देती है। क्यों? क्योंकि उसने इन दोनों को करते हुए देख लिया था। सो दैट्स व्हाई मेरे तो एल लग गए। और उसी के साथ वो क्वीन और उसकी गैंग को वीआईपी रूम से बाहर निकालकर सेल में डाल देती है और वो जिनका प्रमोशन करके उसे सार्जेंट बना देती है। उसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं लेकिन 5342 को अभी भी होश नहीं आया। और दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो सार्जेंट से मिलने जा रहा है जेल में, जहां जिन सार्जेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें 5342 को लेकर इतना सा भी बुरा नहीं लग रहा, तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं हो रहा क्या? फिर सार्जेंट बोलती है कि हाँ, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसे जान से क्यों नहीं मारा। और इतना सुनते ही जिनका दिमाग खराब, वो कहता है कि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन सार्जन कहती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी वार्न किया था, या तो तुम मुझे मार दो वरना मैं उसको पक्का मार दूंगी। और लिटरली भाई जिन उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन कुछ ऑफिसर वहां आकर उसे रोक लेते हैं। उसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जब जिन अपनी प्रेमिका से मिलने गया था हॉस्पिटल में, लेकिन वहां पर 5342 की छोटी बहन और उसकी दादी भी होते हैं। 5342 की बहन जिन को देखकर बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मेरी बहन के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन प्लीज अपना चेहरा लेकर दोबारा यहाँ पर मत आना। देन सीन कट और हम जिन को देखते हैं जो 5342 के बारे में सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा है। और जब वो अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बाहर जाता है, वो जीसो को देखता है और फिर जीसो उसका माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स करती है। उसके बाद हम प्रिजन की बेसमेंट में क्वीन को देखते हैं जो एकदम बुरी हालत में वहां पर पड़ी हुई है। और तभी वहां पर जिन आता है, लेकिन क्वीन की ऐसी हालत किसने की? तो चलते हैं थोड़ा पीछे, जहां पर हम वार्डन को देखते हैं जो जिन से बोल रही है कि मुझे इस पूरे प्रिजन का कचरा साफ करके दो, और अगर जिन ऐसा नहीं कर पाता तो उसे अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद जिन क्वीन के सेल में आता है और कहता है कि आज से तुम तीनों अलग अलग सेल में रहोगे, और इनमेट नंबर 1400 को अपने साथ ले जाता है। लेकिन जिन उसे सेल में ना ले जाकर प्रिजन के बेसमेंट में ले जाता है, जहां जाकर वो उसे लटका देता है और एकदम बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और उससे क्वीन के सारे काले कारनामों के बारे में पूछता है। फिर जिन उसे बोलता है कि जैसा मैं बोलूंगा अगर तुम वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो मजे से बात ले रही है और नंबर 1400 को मसाज करने के लिए बोलती है। लेकिन तभी जिन वहां पर आता है और उसके बाल पकड़कर उसे पानी में डुबो देता है, बिल्कुल वैसा जैसा क्वीन ने नंबर 5342 के साथ किया था। और हमें पता पड़ता है कि ये सब कुछ नंबर 1400 ने जिन के कहने पर किया था। उसके बाद क्वीन भी लाइक तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, और जिन उसे एक पंच मारता है एंड शी नॉकआउट। फिर जब क्वीन जगती है उसके सामने खड़ा हुआ है जो बोल रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। क्वीन को समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी जगह है, वो चिल्ला रही है लेकिन जिन
बी लाइक तुम चाहे कितना भी चिल्ला लो तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। उसके बाद क्वीन जिन से माफी मांगती है और बोलती है कि तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। एंड अगेन जिन बी लाइक जो बोलूंगा वो। फिर जिन उसे इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है ना भाई, इनसेन, वो भी अपनी स्टिक से। फिर जिन बोलता है कि मैं इसे जल्दी खत्म नहीं करने वाला, तुम्हें पेन को फील करना पड़ेगा। और अगेन क्वीन फिर से नॉकआउट। कुछ टाइम बाद जिन क्वीन को फिर से जगाता है और इस बार वो उसे फिजिकल ट्रीटमेंट देता है, वो भी एक बार नहीं 3 बार। उसके बाद जिन वहां से चला जाता है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं इसे तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक ये मुझसे मौत की भीख ना मांगे। फिर अगले दिन का सीन आता है जहां पर जिन उसी ऑफिसर को देखता है जो क्वीन का साथ दे रही थी, जिसे देखकर जिन को गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता है 5342 की ऐसी हालत के पीछे कहीं ना कहीं इसका भी हाथ है। और दूसरी तरफ ये ऑफिसर भी जिन को कम्प्लीटली डिफरेंट देखकर काफी शॉक में है। फिर सीन शिफ्ट होता है 5342 पर, जहां पर उसकी छोटी बहन और उसकी दादी उसकी देखभाल कर रहे हैं। और तभी हमें पता पड़ता है कि 5342 के साथ ऐसा करने के लिए सार्जेंट को 8 साल की सजा सुनाई गई है। उसके बाद हम वापस क्वीन को देखते हैं जिसकी कंडीशन 5342 से भी ज्यादा खराब है। लेकिन तभी वहां पर वो वुमन ऑफिसर आती है जो क्वीन की हालत देखकर शॉक हो जाती है। और फिर क्वीन उससे कहती है कि जल्दी मुझे यहाँ से छुड़ाओ वरना वो कमीना आ जाएगा। और तभी जिन वहां पर आ भी जाता है, लेकिन ये ऑफिसर उसे कहती है कि आप किसी इनमेट के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये क्राइम है। एंड जिन बी लाइक मुझसे पहले ये हरकत तूने की थी, वो भी 5342 के साथ। और अब वो ऑफिसर क्वीन की तरह जिनसे माफी मांग रही है। और हमारा जिन कितना दयालु है ये हम सभी को पता है। वो उन दोनों को चॉइस देता है कि तुम साथ में करो और जिसका भी पहले टीजर रिलीज होगा उसे मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद वो वुमन ऑफिसर जिनसे माफी मांगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे पता था कि 5342 के साथ गलत हो रहा है लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जिन उसे एक वार्निंग देता है, या तो तुम क्वीन को सबक सिखाओ वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और फिर वुमन ऑफिसर को वो सब कुछ याद आता है जो क्वीन ने उसके साथ किया था। एंड वो एंग्री होकर सेल के अंदर चली जाती है। लेकिन क्वीन उसे बोलती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। और तभी जिन बोलता है कि तुम ऑलरेडी अपना सब कुछ खो चुकी हो, तुम्हारा बिजनेस और वो अपार्टमेंट भी, जिसका वो उसे प्रूफ भी दिखाता है। और ये देखकर वो ऑफिसर साइड में पड़ी चेयर को उठाकर क्वीन के सर पे मारती है। एंड देन वो क्वीन के साथ शुरू हो जाती है और हमारा जिन बाहर से मजे ले रहा है। उसके बाद हम जीसो को देखते हैं जिससे वार्डन का कॉल आता है जो उससे जिन के बारे में पूछ रही है क्योंकि जिन उसका फोन नहीं उठा रहा। फिर वो जीसो को न्यू प्रिजनर की लिस्ट जिन को देने के लिए बोलती है, लेकिन लिस्ट में किसी को देखकर जीसो शॉक हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जिन पर, जहां मजे लेते लेते जिन का अब मूड बन चुका है। और जब जिन अपना काम खत्म करके वापस आता है तब जीसो उसे न्यू प्रिजनर की लिस्ट देती है जिसमें जिन सार्जेंट का नाम देखकर शॉक हो जाता है। और अगले ही दिन सार्जेंट और कुछ न्यू प्रिजनर जेल में भी आ जाते हैं। सार्जेंट को देखकर वहां की प्रिजनर भी काफी शौक में है कि ये कुतिया यहाँ पर कैसे आ गई, और लिटरली वो वैसा ट्रीट भी करती है उसके साथ। और हमारा जिन ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन तभी सार्जेंट उसको देखकर स्माइल करती है। और अब जिन ऊपर बैठा यही सोच रहा है कि उसने स्माइल क्यों किया। उसके बाद सार्जेंट और बाकी प्रिजनर का वही सेम बॉडी चेकअप होता है, लेकिन सार्जेंट के अलावा सभी प्रिजनर बॉडी चेकअप के लिए मना कर देती है। और इतने में जीसो डर कर जिन को अंदर बुला लेती है। उसके बाद जिन सभी से कहता है कि अब ये इंस्पेक्शन मैं खुद करूंगा, और वो स्टार्ट करता है 4342 से, यानी सार्जेंट से। लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद जब जिन इस टैटू वाली औरत को चेक करने के लिए जाता है ना, इतने में वो अपने वहां से एक चाकू निकालती है और अपने पास खड़े प्रिजनर को पकड़ लेती है। लेकिन जिन अपनी इलेक्ट्रिक गन से उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और अब प्रिजन में रात हो रही है और जिन जा रहा है सार्जेंट से मिलने के लिए। जैसे ही जिन वहां पहुंचता है वो देखता है कि सार्जेंट तो सो रही है। जिन सोचता तो है बहुत कुछ करने की, लेकिन वो जानता है कि इन सब से कुछ भी नहीं बदलने वाला। वो वहां से चला जाता है ये कहकर कि मैं इसे धीरे धीरे खत्म करूंगा। उसके बाद सीन कट और हम क्वीन को देखते हैं जिसकी हालत तो अभी भी खराब है। तभी वहां पर जिन आता है और क्वीन उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर भूखी मर रही हूँ। एंड
जिन भी लाइक क्यों ना पहले एक स्वीट डिश हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें खाना देने की सोचूंगा। क्वीन के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो होता नहीं है, इसलिए वो उस स्वीट डिश को ट्राई करती है। उसके बाद जैसा जिन ने प्रॉमिस किया था वो उसको खाना देता है, लेकिन इंसानों वाला नहीं, कुत्तों वाला, और वो वहां से चला जाता है। आई थिंक वो क्वीन को कुतिया बनाकर ही छोड़ेगा। सीन आता है अगले दिन का, जहाँ पर हमारी सार्जेंट टॉयलेट साफ कर रही है। तभी वहाँ पर कुछ प्रिजनर आती है जो सार्जेंट को बुरी तरीके से टॉर्चर करती है। कैसे? वाइपर से, स्वयं मिलाप से, और उसके ऊपर टॉयलेट का पानी डालने से। हमें पता पड़ता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये लड़की नंबर 5342 की एक अच्छी दोस्त है। जब वो 5342 की एक ऐसी हालत देखती है तो उसे सार्जेंट पर काफी गुस्सा आता है। सो दैट्स व्हाई उसने प्रॉमिस किया कि जितने निशान उसकी दोस्त की बॉडी पर थे, अब उतने ही निशान सार्जेंट की बॉडी पर भी होंगे। लेकिन ये करते हुए उन्हें जीसो देख लेती है और वो जाती है सीधा जिन के पास। बट जब तक जिन और जीसो यहाँ पर पहुंचे, सार्जेंट की लग गए मेरे तो लग। उसके बाद जिन सार्जेंट को उठाकर इमरजेंसी रूम तक लेके जाता है, जहां डॉक्टर सार्जेंट को देखकर बोलती है कि इसके लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है। एंड हमारा जिन भी लाइक मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डॉक्टर जिन को सार्जेंट के बारे में एक ऐसी बात बताती है जो उसको पता होनी चाहिए थी। ये बात तब की है जब जिन और 5342 फर्स्ट टाइम क्लोज आए थे और सार्जेंट ने उनको देख लिया था। लेकिन जब वहां पर डॉक्टर आई तो सार्जेंट उसको बाहर ले गई। डॉक्टर उसे बोलती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, मैं अपने पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ सकती। सार्जेंट उसे कहती है कि तुम बस थोड़ी देर मेरे साथ यहीं पर रहो। डॉक्टर नोटिस करती है कि सार्जेंट तो रो रही है, इसलिए वो उस रूम का सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेती है और देख लेती है कि जिन और 5342 अंदर क्या गुल खिला रहे थे। लेकिन जब डॉक्टर ने सार्जेंट से पूछा तो उसने ऐसे दिखाया जैसे वो उसकी गलती हो, ना कि उसके सब कोऑर्डिनेट की, और इस बात को राज रखने के लिए रिक्वेस्ट की। और अब जिन टेरिस पर बैठा इस बात को लेकर रिग्रेट कर रहा है और कह रहा है कि सार्जेंट मेरे साथ कितना खुश रहा करती थी, लेकिन 5342 को बचाने के चक्कर में मैंने उसको अकेला छोड़ दिया। वो शायद मेरी अभी भी केयर करती है। लेकिन सडनली अपना जिन भी लाइक अब काफी देर हो चुकी है, उसको केवल 5342 ही माफ कर सकती है। सीन कट और हम इस बॉडी बिल्डर महिला को देखते हैं जिसका नाम है कांग, जो अभी एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन तभी 5342 की ये दोस्त कांग को कुछ ऐसा बोल देती है जिससे वो उसका गला पकड़ लेती है और उसके साथियों की भी पिटाई कर देती है। तभी वहां पर ये वुमन ऑफिसर आती है जो सीधा जिन को कॉल करती है। लेकिन जब तक जिन वहां आता, इतने में कांग उस ऑफिसर की ले लेती है। वो उसे मारे जा रही है और क्वीन के बारे में पूछ रही है। जिन उसको रुकने को बोलता है बट कांग भी लाइक चल हट बे। उसके बाद जिन उसको चैलेंज करता है कि आजा, और हमारी वार्डन भी ये सब कुछ देख रही होती है। इतने में कांग जिन को एक पंच मारती है, लेकिन जिन उसके बाद उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है और फिर उसके पेट पर एक पंच मारता है एंड सी नॉकआउट। तभी वहां पर वार्डन आती है जो जिन को मीटिंग रूम में आने के लिए बोलती है, जहां वो जिन की इस हरकत पर उससे सार्जेंट टैग वापस ले लेती है। लेकिन जब वार्डन वहां से जा रही होती है तो जिन कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर वार्डन जिन को कुछ ऐसा बोल देती है जिससे जिन गुस्सा होकर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मरना नहीं है तो माफी मांगो। फिर वार्डन कहती है कि जैसा तुमने बाकियों के साथ किया वैसे, लेकिन जिन उसको छोड़ देता है और कहता है कि मैंने अपने रिवेंज के चक्कर में अपनी लाइफ की लगा ली है। इतने में वार्डन उसे कहती है कि एज योर सीनियर मैं तुम्हें सही ट्रैक पर वापस लाने में हेल्प करूंगी, अगर तुम चाहो तो बाद में मेरे ऑफिस आ सकते हो। और अब जिन नहाते हुए वार्डन के बारे में सोच रहा है और फिर क्या, उसका नुन्नू ऑन हो जाता है। सीन कट होता है और जिन वार्डन के रूम में एंटर करता है, जहां जिन सबसे पहले वार्डन से जितनी भी टाइम रूड बिहेव किया उसके लिए माफी मांगता है। आगे जिन बोलता है कि मैं बस टफ होने का दिखावा कर रहा हूँ अपनी गलतियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए। इतने में वार्डन उसे कहती है कि हर कोई वीक होता है, मैं भी हूँ। एज ए प्रिजन ऑफिसर मैंने काफी कुछ अचीव किया, लेकिन एक माँ और औरत होने के नाते मैंने अपनी खुशी खो
खो दी। आगे वार्डन कह रही है कि तुम अभी भी काफी यंग हो, तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही वार्डन वहां से जा रही होती है तो जिन उसको आके पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे आपके साथ थोड़ी देर और रहना है। फिर जिन अपनी मैन पावर का यूज करता है लेकिन वार्डन उसे एक चाटा मार देती है। उसके बाद जिन उसे पीछे पुश करता है और कहता है कि तुम चाहो तो मुझे पनिश कर सकती हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती। देन वार्डन और जिन फर्स्ट टाइम शुरू हो जाते हैं। 2 बार गन से गोली निकलने के बाद सुबह होती है जहाँ वार्डन को जीसो का कॉल आता है। सीन कट और हम जिन को देखते हैं जो वार्डन के रूम में एंटर करता है। उसके बाद जिन वार्डन को कुछ डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करता है और एक्सप्लेन करते करते उसका मूड बन जाता है और वो ऑफिस में ही शुरू हो जाता है। तभी फिर से जीसो का कॉल आता है, लेकिन जब वार्डन जीसो से बात करती है तो जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो दोनों शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जीसो वहां पर आ भी जाती है, लेकिन वो उनको करता हुआ देखती इससे पहले जिन छिप जाता है। उसके बाद सीन आता है 3 दिन बाद का, जहां पर हम साजन को देखते हैं जो ठीक हो चुकी है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। उसके बाद हम वार्डन को देखते हैं जो जिनसे क्वेश्चन कर रही है कि अब तुम साजन के बारे में क्या सोचते हो और अगर 5342 जग गई तो फिर क्या होगा। एंड जिन बिल लाइक मैं दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करूंगा, मैं बस अब खुद पे ध्यान दूंगा। उसके बाद जिन वहां से चला जाता है। सीन कट और हम साजन को देखते हैं जो 5342 को एक अपोलॉजी लेटर लिखने की कोशिश कर रही है। तभी वहां पर जिन आता है जो कह रहा है कि हमें थोड़ी देर बात करनी चाहिए, लेकिन इतने में ही हम 5342 को देखते हैं जो अब होश में आ। हम वो जिन को देखते हैं जो साजन से मिलने के लिए आया है और वो उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में साजन जेल के अंदर आई थी तो वो जिन ने उसे काफी बुरा टॉर्चर किया था। साजन भी अभी यही सोच रही है कि पहले ये कितना खड़ूस बंदा था और अब ये मुझसे माफी मांग रहा है। मैं साजन को बस एक ही बात कहना चाहूंगा, वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौ। जहां एक तरफ साजन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, वहां दूसरी तरफ वो जिन की भलाई के बारे में सोच रही होती है। वो जिन को बोलती है कि इतनी सारी रॉन्ग चॉइस करने के बाद भी तूने कुछ भी नहीं सीखा, हम दोनों को एक दूसरे से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो उसे साफ बोल रही है कि तुम मुझ पर दया मत दिखाओ, तुम मुझे एज ए प्रिजनर ही ट्रीट करो, ये हम दोनों के लिए सही होगा। लेकिन तभी सडनली साजन के पेट में भयंकर दर्द होता है। जिनवू उसे संभालता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन साजन बोलती है कि मैं ठीक हूँ, अगर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। और तभी वो जिनको हॉस्पिटल से फोन आता है और उसे पता पड़ता है कि नंबर 5342 को होश आ चुका है। वो जिन भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचता है और नंबर 5342 को देखता है और भाई दोनों एक दूसरे को देखकर अब रो ही रहे। लेकिन तभी 5342 की सिस्टर वो जिनको बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, मुझे ट्रायल में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ पता पड़ चुका है, मेरी बहन का जो भी हाल हुआ उसमें तुम्हारी गलती है, तो मेरी बहन से दूर रहो। लेकिन फिर नंबर 5342 अपनी बहन को बोलती है कि मुझे वो जिन से थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। और भाई जैसे ही वो बाहर जाता है दोनों सबसे पहले एक दूसरे को गले लगाते हैं। भाई बातें होगी बाद में, पहले होगा काम। उसके बाद नंबर 5342 वो जिन को बोलती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ मुझे वो सब कुछ जानना है। लेकिन वो जिन थोड़ा कंफ्यूज है, वो बोलता है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। वो अपने मन में सोच रहा है कि मैंने अभी तक जितने भी कांड किए अगर उनके बारे में मैंने नंबर 5342 को बता दिया तो वो पक्का शॉक हो जाएगी, और वैसे भी उसे अभी होश आया है। लेकिन तभी नंबर 5342 बोलती है कि मैंने सुना कि साजन अभी जेल के अंदर है, वो वहां पर कैसी है। और तभी वो जिनको याद आता है कि साजन ने उसे एक लेटर दिया था नंबर 5342 को देने के लिए। लेटर पढ़ने के बाद नंबर 5342 बोलती है कि वो मुझसे माफी मांग रही है, वो भी इतना सब कुछ करने के बाद। वो बोल रही है कि मैं उसे कभी भी माफ नहीं करने वाली क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। उसके बाद वो वुजिन को बोलती है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम साजन का ब्लेम खुद पर ले रहे हो, एंड जिनवू भी लाइक इन सब की वजह भी तो मैं ही हूँ। वो बोलता है कि जब हम दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया था तो मैंने साजन को बोला था कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब साजन ने हम दोनों को देख लिया था तो उसका गुस्सा बढ़ गया और उसने इस धोखे का बदला तुमसे लिया। उसके बाद वो जिन नंबर 5342 को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम वार्डन को देखते हैं जिससे भी नंबर 5342 के होश आने की न्यूज
न्यूज मिल चुकी है और वो बोल रही है कि अब चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, लेकिन एज ए वार्डन मैं इस जेल में अब और क्राइम नहीं होने दूंगी। और दूसरी तरफ वू जिन ने नंबर 5342 को उसके सारे क्राइम के बारे में बता दिया जो उसने अभी तक किए हैं, और अब वो बैठा बैठा यही सोच रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करने वाली है। लेकिन तभी नंबर 5342 बोलती है कि लेटर के आखिरी पार्ट में साजन ने तुमसे माफी मांगी है और कहा है कि उसने जो कुछ भी सीखा है वो मुझसे सीखा है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। और आगे वो वूजिन से बोलती है कि आज के बाद चीजें पहले जैसी तो नहीं होने वाली। और फिर वूजिन भी बोलता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ताकि तुम खुद से डिसाइड कर पाओ, और वैसे भी जब मेरा टास्क पूरा हो जाएगा तो मैं प्रिजन छोड़ दूंगा। उसके बाद दोनों समझ जाते कि हाँ वो अब आखिरी बार मिल रहे हैं। और जाते वक्त नंबर 5342 वूजिन से एक लास्ट क्वेश्चन पूछती है कि तुमने जो कुछ भी क्राइम किया तुम्हें उसको लेकर रिग्रेट होता है। एंड वूजिन भी लाइक कि मुझे रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि क्वीन और उसकी गैंग ये सब कुछ डिजर्व करते थे। उसके बाद वूजिन वापस प्रिजन के अंदर आता है और वो सबसे पहले सार्जेंट से मिलता है। उसके बाद सार्जेंट वूजिन से पूछती है कि मेरा लेटर पढ़ने के बाद नंबर 5342 कहीं अपसेट तो नहीं होगी, उसने क्या कहा तुमसे? लेकिन भाई वूजिन के दिमाग में तो अभी तक नंबर 5342 की वो बातें ही चल रही है। उसके बाद सार्जेंट भी लाइक कि क्या कुछ गलत हुआ है, मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सब कुछ जानना है। उसके बाद वूजिन सार्जेंट को गले लगाता है और बोलता है कि नंबर 5342 और मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। और भाई ये सुनकर सार्जेंट शॉक हो जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। देन वूजिन से इसकी मैंने काफी सारी गलत चीजें की थी तो ये सब कुछ तो होना ही था। और उसके बाद वो सार्जेंट से माफी मांगता है उसने जो कुछ भी किया उसके लिए। वो आगे बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होता तो तुम्हारी लाइफ इतनी मैश नहीं होती। और भाई इतना सुनते ही सार्जेंट उसको गले लगा लेती है। एंड देन उसके बाद आपको पता ही है कि क्या होने वाला है आगे। उसके बाद हम नंबर 5342 को देखते हैं जो अभी भी वूजिन के कारनामों के बारे में सोच रही है। वो सोच रही है कि वो पहले कितना अच्छा हुआ करता था और मेरे रिवेंज के चक्कर में वो ऐसा बन गया, और वो अपने डिसीजन पर अब रो रही है कि क्यों मैंने उसको यहाँ से जाने दिया। मैं 5342 को भी बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, वर्तमान आंखों का धोखा भूत से। फिर एक सप्ताह बीत जाने के बाद हम वार्डन और वूजिन को देखते हैं और वार्डन यहाँ पर वूजिन के चेहरे का ग्लो देखकर समझ जाती है कि उसने सार्जेंट के साथ अपना सब कुछ ठीक कर लिया है। फिर वार्डन बोलती है कि नंबर 5342 अब डिस्चार्ज हो चुकी है तो तुम्हें उसे अब जेल के अंदर लेके आना है। फिर उसके बाद वूजिन नंबर 5342 को लेने जाता है और वूजिन यहाँ पर कार में बैठा बैठा सोच रहा है कि मैं इससे क्या बात करूँ, ये तो मुझसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रही है। लेकिन तभी नंबर 5342 वूजिन को रुकने के लिए बोलती है और कहती है कि मुझे कुछ चेक करना है। उसके बाद हम एक वीक पीछे जाते हैं जब वूजिन और नंबर 5342 ने ब्रेकअप किया था। वूजिन के जाने के बाद नंबर 5342 की बहन उसके पास आती है और उसे बोलती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसके बाद नंबर 5342 को याद आता है कि कैसे वूजिन ने उसकी हेल्प की थी, उसके डिप्रेशन से उसे बाहर निकाला था। उसके कुछ दिनों बाद नंबर 5342 को एक कॉल आता है, किसका? इस बंदी का, वो भी जेल से। वो उसकी हालचाल पूछती है और बोलती है कि जब तुम वापस आओगे तो चीजें यहाँ पर काफी कुछ बदल चुकी होगी। वो नंबर 5342 को बताती है कि नई वार्डन ने वूजिन को सार्जेंट बना दिया है और उसने जेल की सारी जितनी भी गंदगी थी ना उन सब का सफाया कर दिया है। ये सुनकर नंबर 5342 बोलती है कि उसने ऐसा ही क्या कर दिया। एंड देन शी सेज कि जो क्वीन और उसकी गैंग थी ना उसका वूजिन ने सफाया कर दिया है। जेल में अब उनका कोई नामो निशान नहीं है, बस शांति है। उसके बाद ये अपनी और इस बॉडी बिल्डर महिला की फाइट के बारे में बात करती है जहां इसकी हालत बुरी हो गई थी और अगर वूजिन नहीं आता तो ये तो खत्म ही थी। अब भाई इस पर नंबर 5342 को खुश तो होना चाहिए, लेकिन वो बोलती है कि ये तो एक ऑफिसर का काम है तो वो करेगा ही ना। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि वूजिन तुम्हारे चक्कर में एक मॉन्स्टर बन गया और अब वो मॉन्स्टर तुम्हारे साइड है। और इतना सुनते ही नंबर 5342 को समझ में आ चुका है कि हाँ वूजिन एक अच्छा लड़का है और था और रहेगा। उसके बाद नंबर 5342 वूजिन को अपने पास बैठने के लिए कहती है और उसे हक कर लेती है और जो उसे चेक करना था वो ये था कि उसका दिल अभी भी उसके लिए धड़कता है या नहीं। और फिर वो वूजिन को किस कर देती है। एंड देन नंबर 5342 को होश आने के बाद वो फर्स्ट टाइम इतना क्लोज आते हैं और अब वो बोल रही है कि मैंने सार्जेंट और तुम्हारे जितने भी क्राइम थे ना उन सबको मैंने माफ कर दिया है। अब भाई जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है तो आपको पता ही है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन भाई दूसरी तरफ सबसे छुप छुपा कर ये लेडी ऑफिसर क्वीन को खाना देने के लिए जाती है
है और भाई क्वीन की कंडीशंस अब भाई बदतर हो चुकी है। उसके बाद सुबह होती है और वूजिन यहाँ पर वार्डन से मिलता है। वूजिन जैसे ही वार्डन को देखता है ना भाई उसके दिमाग में जो भी चल रहा है ना मैं दिखा नहीं सकता पर आप समझ जाओ। वार्डन वूजिन से पूछती है कि तुम्हारा और नंबर 5342 का क्या हुआ। वूजिन कहता है कि नंबर 5342 चाहती है कि मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी फालतू का बर्डन वगैरह ना फील करूं, मैं बस एकदम चिल बंदा रहूं। भाई बंदा अब अपनी बंदी की तारीफ कर रहा है वार्डन के सामने। भाई वार्डन का चेहरा देखो एक बार लटक गया है बेचारी का। और ये वूजिन साला बड़ा हरामी बंदा है। अब ये वार्डन को पटा रहा है और कह रहा है कि तुमने जो कुछ भी किया ना मेरे लिए उसके लिए थैंक यू, और कह रहा है कि तुम मेरी मेंटोर से भी बढ़कर हो, जस्ट लाइक कि एक परी जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करती है। भाई वार्डन को मजा तो खूब आ रहा है इन सब में, लेकिन वो वूजिन को बोलती है कि उठो यार तुम एक मर्द आदमी हो और किसी ने हमको देख लिया तो वो कुछ और ही समझेगा। वार्डन आगे बोलती है कि तूने मेरी तारीफ तो खूब कर ली लेकिन कुछ एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। एक बार ये प्रिजन का इवेंट खत्म होने दे फिर कुछ हम सोचेंगे, और तुम्हें मुझे सारे क्राइम के बारे में ही बताना पड़ेगा जो तुमने अभी तक कमिट किए हैं। एंड जिन वो भी लाइक जैसा तुम कहो वार्डन जी। उसके बाद हम इस पहलवान महिला को देखते हैं जो लिटरली क्वीन की हालत देखकर शॉक हो चुकी है। आई नो आप सोच रहे हो कि ये यहाँ पहुंची कैसे, तो भैया ये इस पुलिस वाली बंदी की बैंड बजा के आई है यहाँ पर। भाई इस बंदी ने मुझे अपनी इंस्टाग्राम फीड की याद दिला दी, वो चल रहा है ना इंस्टाग्राम पर अभी। अब इन दोनों की बातचीत जानने से पहले हम 2 घंटे पीछे जाते हैं जहां पर वार्डन इवेंट पे अपनी स्पीच दे रही होती है। वो 5 फर्नीचर कंपनीज को थैंक यू बोल रही है उनकी स्पॉन्सरशिप के लिए कि कैसे उन्होंने हमारी जेल में इतनी हेल्प की है भाई। और यहाँ पर उसके साथ वो जिन भी है जो बोल रहा है कि भाई ये बंदी अपना काम हमेशा परफेक्ट करती है, भाई कभी तू भी कर लिया कर। उसके बाद हमें प्रॉपर बताया जाता है कि ये पहलवान महिला क्वीन तक पहुंची कैसे। भाई सबसे पहले ये बॉडी बिल्डर इस लड़की को पीटती है और उसे बोलती है कि मुझे बता कि क्वीन कहाँ पर है वरना आज मैं तुझे मार दूंगी। और ये बंदी उसे सब कुछ बक देती है। वो उसे बोलती है कि अगर तुम बॉयलर रूम के अंदर जाओगे तो वहाँ एक छोटा सा दरवाजा है जो सीधा बेसमेंट में खुलता है और वही ऐसी जगह है जहाँ पर क्वीन को बंद किया जा सकता है। उसके बाद ये बॉडी बिल्डर बोलती है कि अच्छा बेटी मुझे वहाँ फंसाकर तो मेरी रिपोर्ट करना चाहती है क्या। लेकिन तभी ये डरपोक बंदी बोलती है कि इतना इजी भी नहीं है वहाँ जाना, यहाँ जेल में सारे मिले हुए यहाँ तक कि वार्डन भी। तभी तो मुझे बताओ कि क्वीन को गायब हुए 1 वीक हो चुका है और कोई भी उसके बारे में बात तक नहीं कर रहा है। उसके बाद ये बंदी अपने ही दिमाग लगा रही है कि तुम मुझे छोड़ो और सबसे पहले क्वीन को बचाओ, और जो आज रिपोर्टर आने वाले हैं ना उसके सामने हम सब कुछ एक्सपोज कर देंगे। जेल में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ बताएंगे बहन। अब भाई इस बॉडी बिल्डर में इतना दिमाग है ही कहाँ, वो उसकी बातों में आ गई है और बोल रही है कि मैं वो जिनको हेल्प भेज कर ही रहूंगी। उसके बाद हम इस पुलिस वाली बंदी को देखते हैं जिसे जिसो का कॉल आता है जो उसे बॉयलर रूम को चेक करने के लिए बोल रही है, क्योंकि भाई जेल में जो मेहमान आए ना वो कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई काफी ठंड बढ़ गई है यहाँ पर, तो आई थिंक कुछ टूट वूट गया है। लेकिन बॉयलर रूम का नाम सुनते ही ये बंदी एक्टिंग करना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि मुझे तो मशीनों का यूज करना आता ही नहीं, मैं कैसे करूंगी। लेकिन जिसो भी लाइक किसी को लेके चल जा लेकिन फटाफट से चेक कर। लेकिन तभी ये बॉडी बिल्डर महिला वहाँ आती है और बोलती है कि ऑफिसर जी मेरे पीरियड चल रहे तो आप मेरे साथ बाथरूम चल सकते हो क्या। और भाई दूसरी तरफ जिसो उसका माथा खा चुकी है कि जल्दी जा बहन चेक कर किया क्या हो रहा है। और भाई ये ऑफिसर इतनी पागल है ना इस बॉडी बिल्डर को ही बॉयलर रूम के अंदर ले गई। भाई उसे वहीं तो जाना था। ये ऑफिसर जैसे ही मशीन को चेक करने लगती है ना उतने में बॉडी बिल्डर पीछे से आती है और उसका गेम ओवर कर देती है। और भाई वो सीधा पहुंच जाती है क्वीन के पास और उसकी हालत देखकर उसके परखच्चे उड़े हुए। भाई क्वीन पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, उसका दिमाग हिल चुका है। उसके बाद ये बॉडी बिल्डर महिला उसको चांटे देकर होश में लाती है, अरे बहन मैं हूँ मैं। और भाई होश में आते ही क्वीन एक ही बात बोलती है, यहाँ से बाहर निकलते हैं वरना वो साला कमीना मुझे मार देगा। और मैं क्लियर कर दूं कि वो इस बेसमेंट से बाहर निकलने की नहीं बोल रही है, वो इस जेल से भागने के लिए बोल रही है। लेकिन ये बॉडी बिल्डर महिला बोलती है कि आज तो जेल के अंदर इवेंट और सारे रिपोर्टर भी आए हुए, हमें सब कुछ एक्सपोज करना चाहिए जो तुम्हारे साथ हुआ है। लेकिन क्वीन भी लाइक अबे दिमाग तो ठीक है तेरा, रिपोर्टर को प्रिजनर से घंटा फर्क नहीं पड़ता और जैसे तुम यहाँ से
से बाहर जाओगे ना वो जिन तुम्हें पकड़ लेगा और यहीं डाल देगा। तो मेरी बात मान और हम यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। फिर ये बॉडी बिल्डर महिला बोलती है कि ठीक है हम यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या, हमारी लाइफ के तो लगे पड़े हैं। फिर क्वीन उसे बताती है कि बाहर उसकी बहन है जिसका नाम है बूबो, और बहन उसके पास इतना पैसा है कि हम आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं। हम दोनों मेरी बहन की मदद से ये पूरी कंट्री छोड़ देंगे और आराम से एकदम मिलियन वाली लाइफ जिएंगे। भाई एक तरफ तो क्वीन इस बॉडी बिल्डर को मोटिवेट कर रही है और दूसरी तरफ मन में सोच रही है कि ये कितनी बड़ी पागल है रे। उसके बाद वो दोनों उस बेसमेंट से बाहर आते हैं और क्वीन देखती है अपनी इस पुरानी साथी को, और वो इस बॉडी बिल्डर को बोल रही है कि ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसे पूरी तरीके से खत्म ही कर दो। और लिटरली भाई ये बॉडी बिल्डर ये पाइप उठाकर उसकी मारने ही वाला होता है, उतने में इसको होश आ जाता है। और भाई अब बारी है क्वीन की बदला लेने की। क्वीन उसको बोलती है कि तुम्हें काफी मजा आया होगा मेरे मजे लेकर, मैं तुम जैसी बंदी को कभी भी माफ नहीं कर सकती। और लिटरली भाई वो बॉडी बिल्डर से पाइप लेती है और उस बंदी को इतना मारती है, भाई इतना मार रही है भाई वो बंदी पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी है। और अब क्वीन का दिमाग देखो भाई, वो उस ऑफिसर के कपड़े पहन लेती है और उसको उस बेसमेंट में फेंक देती है, और अब वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। भाई क्वीन ने अब ऑफिसर की ड्रेस पहन रखी है, इसलिए उसको कोई अब पहचान भी नहीं पा रहा है। और तो और भाई उसके पास उस ऑफिसर का ये कार्ड भी है जिससे वो कोई भी गेट खोल सकती है और इजिली इस प्रिजन से बाहर निकल सकती है। उसके बाद हम जेल के बाहर आते हैं जहाँ पर कुछ फर्नीचर वगैरह आ रखी है और प्रिजनर टीम अप करके इन्हें उठाकर लेके जा रही है। और यहीं पर हम नंबर 5342 को भी देखते हैं। ऑफिसर उसे बोलती है कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ पर है, तुम इसे अकेले तो नहीं उठा पाओगी। एंड नंबर 5342 भी लाइक कि मेरा कोई रूममेट नहीं है। तभी ऑफिसर उसके पीछे खड़ी हुई एक प्रिजनर को बुलाती है जो और कोई नहीं बल्कि हमारी सार्जेंट है। और अब वो दोनों उस लकड़ी को उठाकर लेके जा रहे हैं, जहाँ नंबर 5342 सोच रही कि मैंने वुजिन के सामने से माफ तो कर दिया था, लेकिन अब इससे ऐसे बार बार मिलना मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है। और दूसरी साइड सार्जेंट भी कुछ ऐसा ही सोच रही है। उसके बाद हम वार्डन को देखते हैं जो मेयर को जेल घुमा रही होती है। वो उन्हें मीटिंग हाउस के बारे में बता रही होती है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर रिलीज होने वाले प्रिजनर आते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं और आराम से खाना खाते हैं। उसके बाद वार्डन इस लड़की के बारे में बात करती है। हाँ ये वही लड़की है क्वीन के साथ थी, और पता है वुजिन अभी क्या सोच रहा है कि ये वही लड़की है जिससे साथ मैंने पहली बार, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, मैं गलत नहीं सोच रहा, वो उससे माफी मांगने के बारे में सोच रहा है। उसके बाद हम जिसो को देखते हैं जो भी सिक्योरिटी कैमरा चेक कर रही है, और तभी वो इस बॉडी बिल्डर और क्वीन को देख लेती है और कहती है कि इसे तो वर्कशॉप में होना चाहिए, ये यहाँ हॉल में क्या कर रही है। और उसे क्वीन पर शक होता है कि ये डैक्यूम तो नहीं है, लेकिन ये है कौन। और वो भाई उस डैक्यूम से बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अब उसे कौन बताया कि वो तो भाई खत्म हो चुकी है। उसके बाद जिसो सोचती है कि क्या मुझे ये सारी बातें वुजिन को बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी जिसो वुजिन को सब कुछ बता देती है। और ये सुनकर भाई वुजिन शॉक हो चुका है। वो कहता है कि इसे मैं खुद हैंडल करूंगा, मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है और किसी को सिक्योरिटी के लिए वहां भेजो। उसके बाद हम क्वीन और बॉडी बिल्डर महिला को देखते हैं जहाँ पर क्वीन बोल रही है कि बस एक और दरवाजा और हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। और भाई जैसे वो उस गेट से जाने वाले होते हैं ना, वुजिन वहां पर पहुंच जाता है। क्वीन उनको देख लेती है और बॉडी बिल्डर को छुपने के लिए बोल रही है। बॉडी बिल्डर महिला क्वीन से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन भाई क्वीन की तो खुद हालत खराब पड़ी है वुजिन को देखकर। भाई वुजिन ने क्वीन को इतना तगड़ा टॉर्चर किया है ना कि उसकी जस्ट फुट स्टेप की आवाज से क्वीन की पूरी बॉडी में सेंसेशन हो रही है। लेकिन तभी इस बॉडी बिल्डर को स्टोरेज रूम दिखता है और वो छुपने के लिए वहीं चले जाते हैं। और इधर जिसो वुजिन को बता रही होती है कि वो स्टोरेज रूम के अंदर है और बोल रही है कि अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा कुछ भी नहीं है। फिर वुजिन बोलता है कि अगर मैं 15 मिनट के अंदर बाहर नहीं आया तो अलार्म बजा देना, और इसके साथ ही मैं और बाकी सिविलियंस को सेफ जगह पर पहुंचाना है तुम्हें। उसके बाद वुजिन जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि अरे भाई ये तो हमारी क्वीन है। वुजिन उनको दीवार के सहारे खड़े रहने के लिए बोलता है, लेकिन भाई क्वीन की सेंसेशन खत्म ही नहीं हो रही है। वो बोलती है कि उसके बाद तुम्हारे साथ क्या करोगे, तुम मुझे चाकू घोंप कर कहीं मार तो नहीं दोगे या फिर मुझे वापस बेसमेंट के अंदर
बंद कर दोगे। लेकिन वूजिन भी लाइक कि अगर ज्यादा बकवास की ना तो गोली मार दूंगा। और ये सुनकर क्वीन बॉडी बिल्डर को बोलती है कि जैसा ये कर रहा है ना वैसा करना ठीक रहेगा। अभी ये देखकर वूजिन सोच रहा है कि ये कोई ट्रैप तो नहीं मुझे फंसाने के लिए। उसके बाद क्वीन बोलती है कि मैं एडमिट करती हूँ कि मैंने नंबर 5342 के साथ गलत किया था और उसके लिए ही तुमने मुझे बेसमेंट में लॉक किया था और मुझे ऐसा तगड़ा ट्रीटमेंट दिया था और उन सब की वजह से मेरी आज ऐसी कंडीशन हो चुकी है। और अब जिनवू अपने मन में सोच रहा है कि ये सारे मेरे ही कर्म है, मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया और क्वीन को इतना टॉर्चर किया कि उसकी आज ऐसी कंडीशन हो चुकी है। और लिटरली भाई जब वूजिन ये सब कुछ सोच रहा होता है ना, इतने में क्वीन इतना भयंकर चिल्लाती है ना, जिस वजह से वूजिन की जो गोली होती है वो लगती है इस बॉडी बिल्डर को। और भाई क्वीन चाकू लेकर वूजिन के पेट में मार देती है। वूजिन कैसे ना कैसे करके क्वीन को हैंडल करता है, लेकिन इतने में ये बॉडी बिल्डर आके उसको घूसा मार देती है और भाई उसकी गन छीनने की कोशिश करती है और इसका फायदा उठाकर क्वीन उसको एक और चाकू मार देती है। और अब भाई वूजिन की हालत ऐसी हो चुकी है एंड क्वीन भी लाइक वो गन उठाती है और वूजिन को बोल रही है अब तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी जगह होकर। भाई एक तरफ तो क्वीन अपना गुस्सा दिखा रही है, लेकिन दूसरी साइड उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। इतने में ये बॉडी बिल्डर क्वीन को सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने आपको गलत समझ लिया था। फिर क्वीन उसको बोलती है कि तुम्हें गन चलानी आती है तो मुझे सिखाओ ना इसको यूज कैसे करते हैं। एंड देन ये बॉडी बिल्डर जिसका दिमाग ही पता नहीं कहाँ है वो उसको सिखा रही है कि ऐसे ऐसे गन का यूज करते हैं। और भाई जैसे ही क्वीन वूजिन को मारने वाली होती है वो वूजिन की जगह इस लड़की को ही मार देती है। भाई और भरोसा कर ले इस क्वीन पर। उसके बाद क्वीन वूजिन की जेब से सिगरेट निकालती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें शूट क्यों नहीं किया। भाई ये सब कुछ स्टार्टिंग से क्वीन का प्लान था। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतना इजीली मार दूंगी? तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद भी। उसके बाद क्वीन गन से अपने फिंगरप्रिंट मिटाती है और कहती है कि एक प्रिजनर की भागने में मदद करना, अपने फॉलो ऑफिसर्स को मारना और एक प्रिजनर का मर्डर करना, इन सब का इंजाम वूजिन के ऊपर ही आएगा। और वो वहां से चली जाती है और जाते जाते क्वीन वॉकी टॉकी पर बोलती है कि वूजिन अभी क्रिटिकल कंडीशन में है वेयर हाउस में, तो फटाफट से इमरजेंसी टीम भेजो वहां पर। उसके बाद जीसो अलार्म बजाती है और कहती है कि ये एक इमरजेंसी है, सारे दरवाजे बंद कर दो। और भाई ये सब कुछ क्वीन का प्लान था। उसके बाद क्वीन जेल में आग लगा देती है ताकि सबका अटेंशन वहां जाए और वो इजीली जेल से बाहर निकल जाती है। उसके बाद इमीडिएटली जीसो और इमरजेंसी टीम वूजिन के पास आते हैं। जीसो लड़की की हालत देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाती है। डॉक्टर सबसे पहले उसका खून रोकने की कोशिश करती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। वूजिन को काफी दर्द हो रहा है और उसकी हालत देखकर जीसो रोए जा रही है। और जो क्वीन ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनकर भाग गई थी उसको हर जगह ढूंढा जा रहा है और लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। वूजिन को जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है तो वो इन्फॉर्म करता है कि बेसमेंट के अंदर एक और ऑफिसर है। जीसो उसको अश्योर करती है और कम बात करने के लिए कहती है, लेकिन दूसरी साइड वूजिन धीरे धीरे बेहोश हो रहा है और वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा। फिर सीन प्रिजन के बाहर जाता है जहाँ पर क्वीन के थ्रू लगाई गई आग ने प्रिजन के कुछ एरिया को खतरे में डाल दिया है, जिससे हर जगह भगदड़ बच चुकी है। और प्रिजन के बाहर खड़ा हुआ ये आदमी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो तो बस अभी 2 मिनट के लिए सुसु करने गया था और ये सब कुछ हो गया। लेकिन इस आदमी को नहीं जानना कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि वो काफी बिजी है, उसको कई सारी डिलीवरीज करनी है अभी। तभी हम उसके गाड़ी के अंदर सामानों को देखते हैं जहाँ पर अजीब सी आवाजें आ रही है। कुछ ऑफिसर्स आग बुझाने की कोशिश कर रही है लेकिन उन्हें लग नहीं रहा कि ये काम कर रहे हैं। आग बढ़ती जा रही है, लेकिन तभी वूजिन एक लड़की को खिड़की में से चिल्लाते हुए देखता है। वो रोए जा रही है क्योंकि उसके पेरेंट्स धुएं की वजह से बेहोश हो गए और वो दरवाजा भी नहीं खोल पा रही है। वूजिन उसको देखकर समझ जाता है कि ये प्रिजनर कौन है और वो उसको बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। वो कुछ ऑफिसर्स को एंट्रेंस गेट पर स्प्रे करने के लिए बोलता है ताकि वो अंदर जा सके। और जैसी एंट्रेंस गेट पर आग कम होती है वूजिन उसका फायदा उठाकर सीधा अंदर चला जाता है। वो लड़की वूजिन को देखकर काफी खुश होती है और लड़का यहाँ पर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे बाहर चलने के लिए कहता है। अगले सीन में ये आदमी एक ऑफिसर से आर्ग्यूमेंट करता है कि उसको क्यों रोक के रखा हुआ है। वो ऑफिसर को बोल रहा है कि मैंने देखा है कि यहाँ से और भी ट्रक गए तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। लेकिन ऑफिसर उसे समझा रहा है कि ये एक ऑर्डर है और हम ये गेट नहीं खोल सकते। लेकिन तभी गेट के बाहर एम्बुलेंस आ चुकी है जो गेट को खोलने के लिए कह रही है। और तभी मेयर का आदमी भी वहाँ पर आ जाता है जो गेट को खोलने के लिए बोल रहा है। इन सारी बातों से ऑफिसर का दिमाग चकरा जाता है और वो गेट खोल
खोल देता है, जिससे वो गाड़ी वाला और मेयर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम क्वीन की सिस्टर को देखते हैं, जिसके बारे में क्वीन ने जेल से भागने से पहले बात की थी। वो कुछ लड़कों के साथ खेल रही है, वो भी एक नहीं दो। और जब उनका ये गेम पीक पॉइंट पर पहुंचने वाला होता है, तभी उसकी सेक्रेटरी वहां पर आ जाती है और वो उसको कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए आई है। वो इमिडिएटली टीवी ऑन करती है, जहां पर न्यूज चल रही है कि क्वीन जो है वो जेल से भाग चुकी है, जिसे देखकर क्वीन की सिस्टर कंप्लीटली शॉक हो चुकी है। उसे लगा नहीं था कि वो कभी जेल से बाहर आएगी। उसके बाद वो बाथटब में नहाते हुए क्वीन के बारे में सोच रही होती है। हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर क्वीन उसको बता रही होती है कि मुझे कुछ महीनों के लिए जेल में रहना होगा। वो ठीक से उसे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन ये उसके लिए एक वैकेशन की तरह है। तभी फिर उसकी ये बहन पूछती है कि फिर सलून का क्या होगा, लेकिन क्वीन का सिंपल सा रिप्लाई होता है कि तुम अपने दिमाग का कब यूज करोगी, आज से तुम इन सब की इंचार्ज हो। अब इससे पहले कि सब कुछ एक क्रिमिनल प्रॉफिट के रूप में जब्त किया जाए, उसे ये सब कुछ संभालना होगा। उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। वो जल्दी जेल से बाहर आने की कोशिश करेगी, इसलिए सब कुछ चालू रहना चाहिए। जब क्वीन जेल के अंदर होगी तो वो वार्डन के साथ काम करेगी और उसके कांटेक्ट में रहेगी, पर अगर उसकी छोटी बहन ने उसे धोखा दिया तो उसका मरना पक्का है। और अब वो यही सोच रही है कि वो पहले कितनी भोली थी। क्वीन ने उसके हार्ड वर्क के फल को बांटने के बजाय उसे मारने की धमकी दी, जिसने उसे काफी गुस्सा दिला दिया था। और अब वो क्वीन को पूरी तरीके से खत्म करने की प्लानिंग बना रही है। वो अपनी सेक्रेटरी को सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहती है। अगले सीन में वार्डन डायरेक्टर से बात कर रही है और डायरेक्टर को जेल में हुए सारे कांड के बारे में पता लग चुका है। वार्डन उन सबको कंफर्म करती है और कहती है कि उनके पीछे के रीजन की जांच की जा रही है, लेकिन डायरेक्टर को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो बस जानना चाहता है कि कोई गोली से कैसे मर गया। और ये इंसिडेंट तब हुआ जब मेयर और इतने सारे रिपोर्टर वहां पर थे और डायरेक्टर उसे वार्न कर रहा है कि अब तुम अपना बेच खोने वाली हो और तुम खुद जेल जाने को तैयार हो जाओ। और वो फोन काट देता है। वार्डन अब समझ जाती है कि वो जिन अपने किस सिंस के बारे में बात कर रहा था, और तभी उसे जीसो का कॉल आता है, जो बता रही है कि मीटिंग हाउस में लगी आग को बुझा दिया गया है और कोई अभी भी इंजर विंजर नहीं हुआ है। साथ ही वो बॉडी बिल्डर जहाँ मरी उस जगह की जांच की जा रही है और वो जिन और एक लेडी ऑफिसर को अस्पताल में ले जाया जा रहा है, और लेकिन उनकी कंडीशन काफी सीरियस है। वार्डन उसकी बातों को समझ गई है और वो उसे सारे मैटर्स को इंटरली हैंडल करने के लिए कहती है। इतने बड़े कांड के बाद जेल के सारे शोज को कैंसिल कर दिया गया है और सभी इनमेट्स को अपने सेल में वापस जाने को कहा जा रहा है। और तभी नंबर 5342 कुछ प्रिजनर्स को जेल में हुए सारे कांडों के बारे में बात करते हुए सुन लेती है, और ये भी कि वो जिनको चाकू मारा गया है, जिससे बंदी की धड़कनें तेज हो चुकी है। नंबर 5342 का रिएक्शन थोड़ा बहुत नॉर्मल था, लेकिन सार्जेंट तो पूरी पागल हो चुकी है। वो ऑफिसर्स को बोल रही है कि मुझे जाने दो, मुझे एक बार वूजिन से मिलना है। उसकी हालत देखकर नंबर 5342 को रोना आ रहा है। उसके बाद हम इस डिलीवरी मैन को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी पर जा रहा है और वो जेल में हुए सारे कांडों के बारे में बैठा बैठा सुन रहा है। लेकिन तभी सडनली उसको अपनी गाड़ी के पीछे से कुछ आवाजें आती है। उसको लगा शायद कुछ टूट गया है। वो जैसे ही पीछे चेक करने जाता है तो सबसे पहले तो वो थोड़ा बहुत डरता है, लेकिन इतने में क्वीन बॉक्स के पीछे से आती है और उस आदमी पर कपड़ा गिराकर भाग जाती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट होता है, वो आदमी क्वीन को पकड़ लेता है। क्वीन उसको छोड़ने के लिए कह रही है, लेकिन ये आदमी एक नंबर का हफ्सी है। क्वीन उस बदबूदार बूढ़े आदमी को धमकी भी देती है कि तू मुझे नहीं जानता, लेकिन क्वीन की बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बूढ़े लोगों की रेस्पेक्ट कैसे की जाती है। और ये बूढ़ा आदमी उसको सिखाता भी है, वो भी अच्छी तरीके से। लेकिन जब ये बूढ़ा आदमी उसको शक करने के लिए कहता है ना, क्वीन इसका फायदा उठाकर उसकी गन को चबा जाती है। उसके बाद वो एक भाटा लेकर उसके सर पे मार देती है। फिर सीन जाता है वार्डन ऑफिस में, जहाँ पर कुछ ऑफिसर सार्जेंट को वार्डन के पास लेकर आए, क्योंकि भाई सार्जेंट पागल हो चुकी थी। वो चिल्ला रही थी और वार्डन से मिलने के लिए कह रही थी। वार्डन उनकी बात समझ जाती है और उन्हें वापस ड्यूटी पर जाने के लिए कहती है। ऑफिसर्स के जाने के बाद सार्जेंट वार्डन से कहती है कि मैं बस तुमसे एक चीज चाहती हूँ, मुझे वूजिन से मिलना है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी क्वेरीज के लिए काफी लंबा प्रोसीजर और क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन सार्जेंट को सिर्फ वूजिन से मिलना है, वो बस मरे जा रही है उससे मिलने के लिए। वार्डन उसे समझाती है, अब क्योंकि उसे भी वूजिन के सीक्रेट के बारे में आज पता पड़ा है, तो वो भी कंफ्यूज है। वो उसे शांत रहने और अपने इमोशन कंट्रोल करने
के लिए कहती है तुम्हें ये सब कुछ सीखना होगा तभी तुम धीरज रख पाओगी, और उसने भी इन सब के लिए कीमत चुकाई है। अगले सीन में क्वीन एक रैंडम घर के अंदर आती है और एक बूढ़ी औरत से उसका फोन मांग रही है। क्वीन सीधा अपनी बहन को फोन मिलाती है और उससे कह रही है कि तुम मुझे लेने आ जाओ। उसकी बहन जानती है कि वो जेल से भाग कर आई है, लेकिन वो ना जानने की एक्टिंग कर रही है। और दूसरी साइड क्वीन कह रही है कि तभी तो मैंने तुम्हें फोन किया है, मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प करोगी। पर उसकी बहन तो पूरी तरीके से रेडी है उसे खत्म करने के लिए। भाई उसके साथ 3-4 बंदे भी है। वो उसे कह रही है कि हम जल्दी मिलेंगे। उसके बाद क्वीन की बहन उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। क्वीन झाड़ियों के पीछे छुपकर अपनी बहन का वेट कर रही है, और जैसी उसकी बहन वहां पर आती है वो छुपके से उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो गाड़ी में बैठे हुए कुछ न्यू जूनियर्स को हाई करती है जिन्हें उसके जेल के जाने के बाद हायर किया गया था। क्वीन की बहन उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ शायद कुछ काफी बुरा हुआ है कि तुम जेल से भाग कर आ गई हो। उसने न्यूज में सब कुछ देखा है और वो जानना चाहती है कि क्या इन सब के पीछे क्वीन है। क्वीन ना जानने की एक्टिंग करती है और कहती है कि ये सब कुछ मैंने बस भागने के लिए किया। अब क्वीन ने अपनी बहन को फोन किया तो उससे कुछ तो चाहती है वो। क्वीन को सबसे पहले कोरिया से बाहर निकलना है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी जगह जाएगी, उसे बस वहाँ पर एक रहने की जगह चाहिए और इसके अलावा उसे कुछ बॉडी गार्ड और घर की देखभाल करने के लिए कुछ लोग चाहिए। लेकिन इन सबसे पहले क्वीन को भूख लग रही है और उसे कुछ खाना है। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। क्वीन की बहन उसे टोन में आकर बोलती है कि तू मुझे ऑर्डर दे रही है। क्वीन को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो उससे ऐसे कैसे बात कर रही है जबकि वो दोनों तो सेम एज के हैं। क्वीन खुद को अभी भी बॉस समझ रही है, लेकिन वो सिर्फ अब एक भगोड़ी है, तो उसे अब अपनी रैंक और एज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्वीन उसका टोन देखकर इतना भयंकर तरीके से गुस्सा होती है और कहती है कि तुम भी ये सारी बकवास बंद करो। और क्या कहा कि मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे सकती, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ कोई फ्री में नहीं दिया। क्वीन भी लाइक कि मैंने तुझे नीचे से ऊपर उठाया और अब तू मुझे धक्का देकर खुद बॉस बनना चाहती है। पर जैसे ही उसकी छोटी बहन इशारा करती है उतने में पीछे बैठा हुआ जूनियर उसको बेहोश कर देता है। दैन सीन कट और हम देखते हैं कि क्वीन को उल्टा लटका के रखा हुआ है और उसको बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। क्वीन को कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कहां पर है, लेकिन उसकी बहन के अकॉर्डिंग ये है क्वीन का मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन रूम। और वैसे भी क्वीन ने कहा था कि उसे जगह से फर्क नहीं पड़ता, तो ये रही उसकी जगह। और दूसरी साइड क्वीन का जूनियर उसे बार बार झटके दिए जा रहा है, वो भी 10 वाट के। क्वीन जानना चाहती है कि उसकी बहन उसके साथ क्या करना चाहती है। पहले तो उसका प्लान उसे दफना के पूरा दिन खत्म करने का था, लेकिन जब उसे पता पड़ा कि क्वीन की ऑलरेडी फट रखी है तो वो समझ गई कि उसके साथ क्या करना है। उसे बस क्वीन के साथ खेलना था। उसके बाद क्वीन को टॉर्चर करने का रियल गेम शुरू होता है। क्वीन अपनी बहन से सॉरी मांग रही है और कह रही है कि तुम चाहे मेरा पैसा और बिजनेस सब कुछ रख लो, बस इन जूनियर्स को तुम रोको। लेकिन उसकी बहन बिल है कि तुम बस शुरू करो, इसकी बकवास मत सुनो। फिर जो क्वीन के साथ टॉर्चर होता है और जो उसकी हालत होती है ना, उतनी बुरी तो भाई जेल में भी नहीं हुई थी उसकी। क्वीन की भाई सच में किस्मत ही खराब है। वो तीनों जूनियर्स मिलके क्वीन को बहुत बुरा टॉर्चर करते हैं। क्वीन को अब समझ में आ रहा है कि उसने जो औरों के साथ बुरा किया था ना, उसकी सजा उसे मिल रही है। उसे कभी नंबर 5342 दिख रही है, तो कभी ये बॉडी बिल्डर, तो कभी ये ऑफिसर। भाई वो कम्प्लीटली नॉकआउट हो चुकी है। सीन कट और अब क्वीन को दफनाने की बारी आ चुकी है, लेकिन उससे पहले उसकी बहन नीचे जाती है और उसके ऊपर जूस गिरा देती है। उसे लगा था कि क्वीन मर चुकी है, लेकिन क्वीन उसे कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुन, जब तक तुम्हें पावर नहीं मिली तुम सहती रहे और फिर तुमने मुझे एक ही झटके में नीचे गिरा दिया। मैंने वाकई में एक टाइगर पाला हुआ था। वो उसे एडवाइस दे रही है कि जो जूनियर तुमने पाल रखे है ना, अगर तुम एक बार भी वीक पड़ गई तो वो एक ही झटके में तुम्हारा गला काट देंगे। और वो खुद आगे से कह रही है कि जो करना है जल्दी करो। लेकिन तभी उसकी बहन कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए, तुम जिस कंट्री का नाम लोगी मैं तुम्हें वहाँ पर सीक्रेटली भेजूंगी। और ये बात सुनकर क्वीन भी शॉक हो चुकी है। सीन कट और हमें पता पड़ता है कि क्वीन को जेल से भागे हुए 1 महीना हो चुका है और अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसके रिस्पॉन्स में वार्डन ने अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया है और सभी से पब्लिकली माफी मांगी है। वार्डन ने पब्लिक और लोकल कम्युनिटी को ही परेशानी और जेल में हुए सारे कांडों को लेकर पुअरली रिस्पॉन्स की वजह से सभी से माफी मांगी है। इसी के साथ वुजिन की इन्वेस्टिगेशन जो क्वीन की इलीगल डिटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था अब खत्म हो चुकी है। उसकी हरकतों से ये सब कुछ पूरा कांड शुरू हुआ और अब इसको इग्नोर नहीं किया
किया जा सकता। जिस दिन क्वीन ने एस्केप किया, वुजिन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ओवरपावर हो गया, उसका वेपन छीन लिया गया और उसे चाकू मार दिया गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और रिकवरी के बाद उसने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया। अपने कन्फेशन में उसने कहा कि उसकी हरकतें क्वीन के साथ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से थी। अथॉरिटी के नाम पर उसने अपनी पावर का मिसयूज किया और उससे बुरी तरीके से टॉर्चर किया, लेकिन उसके कन्फेशन के बावजूद कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, ना ही कोई सिक्योरिटी फुटेज और ना ही क्वीन का स्टेटमेंट। कुछ टाइम तक उसके सारे क्राइम शैडो में थे, लेकिन फिर इनमेंट यानी हाँ ये लड़की जो क्वीन की साथी थी वो आगे आई और सब कुछ बक दिया। सच सामने आने के बाद वुजिन से उसका टाइटल छीन लिया गया और उसे करेक्शनल सर्विस से निकाल दिया गया और उससे अपना क्राइम का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू डिटरमाइन किया जाएगा कि उसे क्या सजा मिलेगी। और इसी के साथ ये ऑफिसर वो भी वुजिन के साथ थी और वो अक्सर साइट पर आती रहती थी। उसने भी क्वीन को टॉर्चर किया था, लेकिन क्वीन जिस दिन भागी थी तब से लेकर आज तक वो बेहोश है। उसकी हालत के बावजूद भी उसके खिलाफ सारे सबूत क्लियर हैं, जिस वजह से उसको परमानेंटली डिसमिस कर दिया गया है। और जहां तक जिसो की बात है तो उसने कोई भी डायरेक्टली वायलेंस नहीं किया था, उसने बस अपने कलीग को प्रोटेक्ट करने के लिए रिपोर्ट्स में हेराफेरी की थी। और वुजिन के कन्फेशन से पता पड़ा है कि उसने दबाव में आकर ये सारा काम किया था, इसलिए उसे 3 महीने का सस्पेंशन और सैलरी कट आउट दिया गया है। उसके बाद वार्डन भी अपनी सारी जिम्मेदारी एज ए वार्डन एक्सेप्ट करती है और सभी से हम्बली सॉरी मांगती है। सीन कट और हम 5342 और साजन को देखता है जो सदमे में पहुंचे हुए हैं। उसके कुछ दिनों बाद ये लड़की अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आ गई है। उसके 6 महीनों बाद हम वुजिन को देखता है जो अब खुद एक इनमेंट बन चुका है, ये सोचते हुए कि ये डिफेंडेंट का पहला ऑफेंस है और साथ ही उसने क्राइम का पूरा कन्फेशन दिया। वुजिन को 6 सालों की सजा सुनाई गई। और भाई जिस जेल में वुजिन गया है ना, उसे उस जेल में उसका पुराना साथी मिलता है जिसे नई वार्डन ने आते ही बाहर निकाल दिया था। हाँ ये वही ऑफिसर है जो वुजिन को देखकर भाई उसका मजाक उड़ा रहा है। और भाई जो वुजिन औरों का बॉडी इंस्पेक्शन करता था ना, अब उसका खुद का बॉडी इंस्पेक्शन हो रहा है। और इसी के साथ भाई वुजिन की एक प्रिजनर लाइफ शुरू होती है। वो जेल में कुछ लकड़ियां काट रहा होता है, तभी उसका ये दोस्त पीछे से आकर उसको हाय करता है। भाई इसका ये दोस्त ज्यादा ही सांडपत्ती कर रहा है और उसे कह रहा है कि तुम मुझे फिर से मुक्का मारोगे, तेरा मार के दिखा। लेकिन वुजिन भी लाइक वो उसको देकर घूसा मारता है। लेकिन इस बार वो बंदा अकेला नहीं है, उसके कुछ दोस्त भी है जो वुजिन को पकड़ लेते हैं। भाई वो उसका हाथ कटर से काटने वाले होते हैं, लेकिन इतने में ऑफिसर आके उन्हें रोक लेता है। ये बंदा उसको बोल रहा है कि आज तो तू बच गया, लेकिन अगली बार तू तो गया। वो ऑफिसर वुजिन को बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें कोई मिलने के लिए आया है। वुजिन जैसे ही विजिटर को देखता है वो शॉक हो जाता है। उसके बाद हम एक वीक पीछे जाते हैं जहाँ पर वार्डन और नंबर 5342 बातें कर रही है। नंबर 5342 को समझ में नहीं आ रहा है कि जेल में इतना सारा कांड होने के बाद भी वो वार्डन की पोजीशन को कैसे मेंटेन कर पाई। मतलब कि फायर आर्म इंसिडेंट, मर्डर, इन सब से निपटने के लिए कई सारे एग्जाम्पल और प्रोटोकॉल है और ये काफी चॉइस्टिक है क्योंकि ये सब कुछ एक साथ हुआ था, लेकिन तुमने स्टेप बाय स्टेप सबको निपटा दिया। नंबर 5342 जानना चाहती है कि वार्डन को किस तरह के डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वार्डन को लगता है कि नंबर 5342 उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रही है तो वो उससे सॉरी मांगती है। वार्डन उसे बताती है कि मेरे यहाँ आने से काफी टाइम पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में इस जेल की रेपुटेशन ऑलरेडी खराब थी। वार्डन से लेकर प्रिजनर तक इससे एक लो लेस डम कहती थी। यहाँ तक कि एक सार्जेंट पर स्ट्रीम सर्च के दौरान जानलेवा हमला किया गया और वार्डन को बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद जो वार्डन आया वो तो सबसे बड़ा हफ्सी था। और अब मुझे पता पड़ा है कि जो अंडरग्राउंड सेल थी जहाँ पर क्वीन को बंद किया गया था वो ओरिजिनली शट डाउन थी, क्योंकि जब प्रिजन को बनाया जा रहा था तब इसका यूज इलीगल डिटेनमेंट और ह्यूमन अब्यूज के लिए किया गया था। वो नंबर 5342 को सही कहती है क्योंकि इस जेल का वार्डन बनने को कोई भी तैयार नहीं था। हमारी वार्डन अकेली ही थी जिसने यहाँ पर अप्लाई किया था और वही सिंगल बंदी है जो यहाँ से भागी नहीं और अभी भी यहीं पर है। उसकी बातें सुनकर नंबर 5342 सोच रही है कि ये तो ऐसे बोल रही है कि जैसे सब कुछ इजी हो गया, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसके पीछे कितना एफर्ट था। उसके बाद वार्डन उसे बताती है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। उससे एक डॉक्यूमेंट को फिल करने के लिए बुलाया गया है जो कि एप्लीकेशन ऑफ पैरोल है, यानी उसकी रिहाई होने वाली है। उसके बाद 5342 वुजिन को देखकर रोती है और कहती
बताती है कि वो फ्री हो चुकी है। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं, तभी नंबर 5342 उसके चेहरे पर कुछ घावों को नोटिस करती है। वो जिन बताता है कि ये बस काम करते वक्त हो गया था, मैं अभी न्यू हूं ना, लेकिन मैं जल्दी इसकी आदत डालूंगा। और उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो नंबर 5342 को यहाँ देखेगा। वो सरप्राइज है। वो उसे बताती है कि वार्डन ने जेल से बाहर निकलने के लिए उसकी हेल्प की है। क्वीन के मामले में बिजी होते हुए भी उसने मेरे पैरों और यहाँ तक कि मेरे झूठे आरोपों में मेरी हेल्प करने के लिए टाइम निकाला। और हॉनेस्टली उसको कोई भी आइडिया नहीं है कि वो उसका एहसान कैसे चुकाएगी। तभी वोजिन कहता है कि उसका तुमसे ज्यादा मुझ पर एहसान है, और वो नंबर 5342 को कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसके रिलीज के लिए। फिर 5342 बताती है कि वो रिलीज होने के एक दिन पहले सार्जेंट से मिली थी। हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर नंबर 5342 अपनी इस प्रिजनर दोस्त से बात कर रही होती है। वो उसे कह रही है कि यहाँ से छूटने के बाद मुझे मत भूल जाना, और जब मैं रिलीज होंगी तो तुम्हें पक्का ढूंढ लूंगी। और तभी वहाँ पर सार्जेंट आती है, जिसे देखकर नंबर 5342 के ये दोस्त गुस्सा हो जाती है और उसे मारने वाली होती है। वो उसे धमकी दे रही है कि हमारे पास मत आना, लेकिन सार्जेंट बिल है कि मुझे बस उससे थोड़ी देर बात करनी है आखिरी बार। और नंबर 5342 इसके लिए अग्री भी हो जाती है। नंबर 5342 उसे बताती है कि मुझे ऑलरेडी तुम्हारी अपोलॉजी लेटर के थ्रू मिल चुकी है, तो इससे वापस रिपीट मत करो। और इन द एंड में यहाँ से ठीक ठाक बाहर निकल रही हूँ, लेकिन तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें काटनी पड़ेगी। सार्जेंट उसे कहती है कि मैं पर्सनली तुमसे माफी मांगना चाहती थी, और वो भाई घुटनों पर बैठ जाती है। और वो उससे बॉडी इंस्पेक्शन के दिन से लेकर और हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उस दिन तक के लिए माफी मांगती है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय बीत जाता है या मेरी बॉडी कितना रिकवर हो जाती है, वो यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी। सार्जेंट जानती है कि ये सब कहना वो डिजर्व नहीं करती, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इन द एंड उसको कभी नहीं लगा कि उसने वोजिन की कोई हेल्प की। वो आशा करती है कि नंबर 5342 और वोजिन हमेशा खुश रहेंगे। भाई उसकी बातें सुनकर इस बंदी का भी दिल पिघल जाता है, और केवल इसका ही नहीं, नंबर 5342 भी उसको हमेशा के लिए माफ कर देती है। वो कहती है कि केवल एक ही रीजन है जिस वजह से मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, और वो केवल वोजिन है। वो जानती है कि अगर केवल तुम ही सफर करोगी तो वोजिन हमेशा उस गिल्ड को अपने साथ कैरी करेगा, और इसलिए उसके पास कोई और चॉइस नहीं बचती ये सब कुछ सहने के अलावा। और फिर वो सार्जेंट से पूछती है कि क्या तुम उससे अभी भी प्यार करती हो, और सही बात तो ये है कि वो भी वोजिन से प्यार करती है। तो वो उसे फेयर और साथ में वेट करने के लिए कहती है जब तक वोजिन वापस नहीं आ जाता। तभी ऑफिसर इन्फॉर्म करता है कि आपके पास बस 1 मिनट बचा हुआ है। सार्जेंट ने नंबर 5342 को किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए माफ किया। उसे वोजिन और अपने लाइफ की इतनी कीमती चीज छोड़ते हुए देखकर नंबर 5342 को लगा कि उसकी अपोलॉजी वाकई में सिंसियर है। वो अच्छी तरीके से जानती है कि ये उसके घावों को तो ठीक नहीं करेगा, लेकिन उसकी अपोलॉजी को एक्सेप्ट करके वो थोड़ा बहुत हल्का फील कर सकती है। उसकी लॉयर ने भी कह दिया है कि उसका नाम जल्दी क्लियर हो जाएगा, तो वो एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकती है। वो वोजिन से केवल इतना चाहती है कि वो फालतू की टेंशन ना ले और केवल खुद का ध्यान रखे, और यही वार्डन और सार्जेंट की भी इच्छा है। वोजिन उसको थैंक यू कहता है, और वो दोनों पुलिस ऑफिसर के सामने ही किस करने लग जाते हैं। मतलब प्रॉपर नहीं होता क्योंकि बीच में कांच आ रहा है, वरना इनका बचले तो कांच तोड़ दे भाई है। उसके बाद एक और रात आती है, और वोजिन यहाँ पर सोच रहा है कि उसने काफी सारी गलतियां की है एज ए ऑफिसर और एज ए पर्सन। नंबर 5342 वार्डन सार्जेंट ने एक दूसरे को माफ किया और एक दूसरे का सपोर्ट भी किया, यहाँ तक कि उन्होंने वोजिन को एक्सेप्ट भी किया। इसलिए वोजिन अपने गिल्ट और एंगर को कल से साइड में रखेगा और हार्ड वर्क करके पूरी तरीके से चेंज होगा। नंबर 5342 के विजिट करने के बाद वोजिन ने अपने सारे डार्क इमोशन को मिटा दिया और अपने आप को हर एक चीज में झोंक दिया। वो चाहे काम था या फिर कुछ और, उसने हमेशा उस दिन के बाद से लोगों से 2 गुना, कभी कभार तो 3 गुना ज्यादा मेहनत की है। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और अब वोजिन इतना चेंज हो गया था कि उसके दोस्त के चिढ़ाने पर भी वो शांत रहता है। कई साल बीत जाने के बाद उसके दोस्त को उससे पहले छोड़ दिया गया और वो बस चुपचाप गायब हो गया। और इस दौरान उसे जेल में कभी कभार कुछ लेटर आते थे, वो भी लड़कियों के, लेकिन उसमें से ज्यादा मैसेज सार्जेंट के थे। वो उसे लेटर के थ्रू प्रिजन के बारे में बताया करती थी कि ये जगह अब इतनी शांत हो गई है कि उसे लगता ही नहीं कि ये पहले वाला जेल है। जब से उसे नंबर 5342 ने माफ किया है ना, तब से वो स्मॉल चीजों में भी खुशी ढूंढती है, चाहे वो खाना खाना हो, काम करना
हो, सीखना हो या फिर जस्ट 30 मिनट के लिए बाहर बैठना हो, यहाँ तक कि उसे आसमान की तरफ देखना भी ब्लेसिंग लगती है। वो उसे लेटर के थ्रू ये भी बताती है कि वार्डन अब ग्रेड 4 की ऑफिसर बन गई है और जीसो भी अब ग्रेड 8 की ऑफिसर बन गई है और अब वो एक डिप्यूटी सार्जेंट के रूप में काम कर रही है और वो अपने काम में जितनी अच्छी है ना, उसके अकॉर्डिंग वो जल्द ही ऑफिसर टाइटल ले लेगी। जीसो को इस पोजीशन पर देखकर सार्जेंट को गिल्ट फील हो रहा है कि उसने कभी भी एज ए जूनियर उसके लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने उसे हमेशा हार्ड टाइम और उससे एक बदसलूकी से बात की है। वो चाहती ना तो इन सबको एक गलत वे में ले सकती थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी जीसो ने सार्जेंट को देखकर सल्यूट किया, जिसने हमारी सार्जेंट को भी इमोशनल कर दिया है। और दूसरी साइड उसका लेटर पढ़ के वोजिन खुश हो रहा है। वो अपने लेटर में इस ऑफिसर की भी बात करती है जो अब ठीक है, लेकिन जब से वो जागी है तो मुश्किल से ही बोल पा रही है। और वार्डन के अकॉर्डिंग वह अब अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटी सी फूलों की दुकान चला रही है। सार्जेंट अब उसके लिए काफी खुश है और वो आशा करती है कि अब से वो एक शांत जीवन और एक खुशहाल लाइफ जी सके। और इन द एंड सार्जेंट बस इतना चाहती है कि वोजिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखे। और अब जब उसकी रिलीज डेट काफी नजदीक आ रही है तो वो उसे थोड़ा बहुत वेट करने को कहती है और वो उसे आई लव यू बोलकर लेटर को एंड करती है। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब 5 साल बीत जाते हैं और वोजिन की सजा भी पूरी हो जाती है। वोजिन को जाता हुआ देखकर ये ऑफिसर भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काफी टफ था, लेकिन इन सालों में तुमने काफी अच्छा काम किया, अब जाओ और अपनी लाइफ जियो। एंड वोजिन भी लाइक कि ठीक है, लेकिन अब हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वोजिन वहां से चला जाता है और अब वो एक बस स्टॉप पर बैठा हुआ बस का वेट कर रहा है, लेकिन तभी एक कार वहां पर आती है जो किसी और की नहीं बल्कि वार्डन की होती है। वो उसको याद दिलाती है कि हमने फर्नीचर इवेंट के बाद साथ में खाना खाने की बात की थी, तो चलो फटाफट से। वोजिन उसकी कार में तो बैठ जाता है, लेकिन उसको लगा कि भाई वो काफी बिजी होती है तो शायद ही वो आए। अब क्योंकि साजन भी जेल के अंदर है और नंबर 5342 भी काफी बिजी रहती है तो उनसे ठीक से मिलना नहीं हो पाता, इसलिए उसका आना ही सबसे ठीक था। और वैसे भी अगर वार्डन बार बार दिखाई दे तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। वार्डन वोजिन को देखकर काफी खुश है और वो उम्मीद करती है कि उसने अपना ख्याल ठीक से रखा होगा। एंड वोजिन भी लाइक कि अब काम करना मैं क्या ही बताऊं, मेरी आदत बन चुकी है। अब उसके बाद एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाने से पहले वार्डन वोजिन को एक कोट की दुकान पर लेके आती है और जब वोजिन एक सूट पहनकर वार्डन के सामने आता है तो वो इस्तक रह जाती है। वो उसे टाई पहनने को बोलती है, लेकिन वोजिन को टाई पहनना तो आता ही नहीं है। वार्डन उसकी टाई बांधती है और अब क्योंकि वार्डन ने उसे हमेशा एक ऑफिसर ड्रेस में देखा है तो वो एक्साइटेड थी कि वोजिन सूट में कैसा लगता है। उसके बाद बिल पे करके वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वोजिन उसको प्रमोशन की बधाई देता है और दिल से फील करता है कि वो उसके लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन वार्डन भी लाइक कि तुम अभी अभी बाहर आए हो तो चिंता मत करो, एक सिंपल कांग्रेचुलेशंस भी काफी है मेरे लिए। और वो उसे ग्लास उठाकर एक नई एकदम फ्रेश स्टार्ट करने के लिए कहती है। वोजिन उससे सॉरी मांगता है कि उसने क्वीन और बाकियों के खिलाफ इतना घिनौना क्राइम किया और इसने इन सबको छुपाकर और बड़ी गलती की। अगर वोजिन पीछे मुड़कर देखे तो ये कहना कि वो बाद में सरेंडर कर देगा और क्वीन को अपने कंट्रोल में रखेगा, ये सबसे बड़ी गलती थी और इसी बात ने वोजिन को एक मॉन्स्टर में बदल दिया था। लेकिन वार्डन भी लाइक कि तुमने जो कुछ भी अभी कहा उसमें रिहैबिलिटेशन का जवाब है। अगर वो ध्यान से उसके बारे में सोचे तो उसके सारी क्राइम में उसकी इमोशन लाइक एंगर और सैडनेस है, और अगर कभी भी दबे हुए इमोशन को बाहर निकालने के लिए वॉयलेंस किया जाता है तो इससे केवल दूसरों को और खुद को ही प्रॉब्लम होती है। और जिस मॉन्स्टर की वोजिन बात कर रहा है वो बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर है, और उसे कंट्रोल करने के लिए उसे बस अपने डिजायर को मैनेज करना होगा और अपने इमोशन से ऊपर उठना होगा। उसके बाद वार्डन अपने इस बोरिंग लेक्चर को बंद करती है और वो वोजिन को अपने डिजायर के बारे में बताती है, और इस डिजायर के बारे में तो उसने अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों और यहाँ तक कि अपने एक्स हस्बैंड को भी नहीं बताया था। और अब वार्डन उन दबे हुए डिजायर को बाहर निकालना चाहती है, वो भी वोजिन के साथ। एंड देन उसके बाद वो रूम में जाता है और फिर शुरू होता है एक रियल वाला गेम। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है कि वो किस डिजायर के बारे में बात कर रही थी। जब उन दोनों का गेम प्ले चल रहा होता है ना तो वार्डन कंफर्म करती है कि वो वोजिन के प्यार में गिर चुकी है। उसकी बात सुनकर वोजिन रुक जाता है और वो सोच रहा है कि वो ऐसी
ऐसी तो नहीं होती और वो आज कुछ ज्यादा ही इमोशनल लग रही है। उसकी आंखें बता रही है कि वो कितनी लोनली है। और दूसरी साइड वोजिन के एक्सप्रेशंस देखकर वार्डन समझ चुकी है कि शायद उसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। वो उससे कहती है कि कुछ भी प्रेशर फील मत करो, मैं रिटर्न में तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। गेम ओवर होने के बाद वार्डन जानना चाहती है कि वोजिन और नंबर 5342 के बीच तो सब कुछ खत्म हो गया था और साजन भी अभी जेल में है, तो वो अपना फ्यूचर अभी किसके साथ बिताएगा। और वोजिन को देखकर लगता है कि उसने अपना मन तो बना लिया है, लेकिन वो दोबारा कोई रोइंग चॉइस नहीं कर सकता। वो फिर से नंबर 5342 और साजन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। और अब जब वो उसके बारे में सोच रहा है तो उससे ऐसा लग रहा है कि वो सबसे बड़ा कमीना है, क्योंकि भाई वोजिन की वजह से तो ही उन दोनों की लाइफ झंड हुई थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ उन सब के बाद भी उन दोनों ने वोजिन को माफ कर दिया था और अब भी वो उसकी परवाह करते हैं। इसलिए उसको खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए और जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। और वैसे भी साजन और नंबर 5342 पहले के मुकाबले काफी मैच्योर वुमन बन चुकी है, इतनी कि वोजिन जिसे भी चुनेगा दूसरा उसके आउटकम को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद सुबह होती है और वोजिन यहाँ पर कंप्यूटर पे कुछ सर्च कर रहा है। ये मैटर नहीं करता कि वोजिन किसे चुनेगा, लेकिन कई चैलेंजेस ऐसे होंगे जहाँ पर उन्हें एज ए कपल बिहेव करना होगा। अगर वो नंबर 5342 को चुनता है तो इसका क्या मतलब होगा, हम उसके बारे में केवल इतना ही जानते हैं कि वो एक हार्ड हिटिंग जर्नलिस्ट है जिसने कुछ पास्ट स्कैंडल्स को एक्सपोज किया था। वो जिस दिन रिलीज हुई थी तो कुछ रिपोर्टर उससे कुछ सवाल करने के लिए आए थे। उन रिपोर्टर्स को जानना था कि जब वो एक गलत तरीके से कैद हुई और कोमा में चली गई और अभी अभी रिलीज हुई तो उसे कैसा फील हो रहा है। यहाँ से रोल्स पलट गए थे। अपनी यूनिक स्टोरी के साथ रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स सब उसके पीछे पड़ गए थे इंटरव्यू लेने के लिए। ओवरवेल्म फील करके उसने बार बार उन्हें मना किया, लेकिन जब ये बात बाहर आई कि वो साजन के केस में विक्टिम थी तो कुछ गलत आर्टिकल चलने लगे, रूमर्स बढ़ते गए खासकर यूट्यूब पे। और आखिर में नंबर 5342 चुप नहीं रह सकी और खुद बोलने का फैसला किया। इनजस्टिस को चुप रहकर सहना नहीं बल्कि खड़े होकर बोलना, यही तो नंबर 5342 करती है। शायद उसने सोचा कि एक सिंपल इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनेगी, तो वो एक लंबी देर तक अपने कमरे में बंद रही और अपने एक्सपीरियंस को पेपर पर उतारती रही। और इन द एंड उसने अपने जेल में बिताए गए टाइम की एक मैनवा पब्लिश की जिसका टाइटल था लॉक अप द वुमन बिहाइंड बार्स। उसकी राइटिंग ने पब्लिक की राय को चेंज कर दिया और रूमर शांत हो गए और यहाँ तक कि उसकी स्टोरी बेस्ट सेलर बन गई। और अब वो नेचुरली लेक्चर देने, टीवी अपीयरेंस और न्यू बुक को रिलीज करने में काफी बिजी है। और अब वोजिन जिसका क्राइम सबको पता है, अगर वो नंबर 5342 के साथ दिखा तो लोग क्या बोलेंगे। अगर नंबर 5342 उसके जेल के रिलीज के दिन आती तो मीडिया वाले बवाल कर देते और सबको पता पड़ जाता कि वोजिन और नंबर 5342 एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमें पता है कि वोजिन का क्राइम नंबर 5342 के लिए बदला लेने का था, पर इससे प्राइवेट रिटेलिएशंस का कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हो जाती। और अगर इस बार साजन को चुने तो क्या होगा। वोजिन और साजन में काफी सिमिलरिटीज है। दोनों ने अपने सीनियर्स को इंसिडेंट में खोया और सिक्योरिटी सुपरवाइजर बने, यहाँ तक कि दोनों जेल गए इनमेट्स पे वायलेंस के लिए। अब लोग सोचते हैं कि क्रिमिनल्स को नहीं मिलना चाहिए, पर वो बात मैटर नहीं करती। नंबर 5342 को वोजिन से काफी हेल्प मिली है और उसने हार्डशिप के बाद भी काफी कुछ पाया। और दूसरी साइड साजन ने वोजिन की कंटिन्यूअसली हेल्प की, उससे प्यार किया और बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला। वार्डन की इन सारी बातों को ध्यान से समझने के बाद वोजिन नंबर 5342 को मिलने के लिए मैसेज करता है और दूसरी साइड जैसे ही नंबर 5342 वोजिन का मैसेज चेक करती है वो उसे कॉल करती है। वो फोन पर बात करने के बजाय फेस टू फेस मिलने का डिसाइड करते हैं। वो उसे बताती है कि परसों उसका बुक इवेंट है तो वो शाम को फ्री रहेगी और यहाँ तक कि वो वोजिन को खुद उसके इवेंट पे इनवाइट भी करती है। उसके बाद सीन जाता है सीधा नंबर 5342 के बुक इवेंट पर, जहाँ पर ये उसकी प्रिजनर दोस्त उसे फ्लावर देकर कांग्रेचुलेट करती है। नंबर 5342 भी उसे सबसे पहले आने और फूल लाने के लिए थैंक यू कहती है और उससे पूछती है कि उसका जिम में वर्कआउट कैसा चल रहा है। हमें पता पड़ता है कि वो काफी टाइम से मार्शल आर्ट और काफी सारी चीजें कर रही है ताकि उसका गुस्सा थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाए। और इन सब का क्रेडिट वो नंबर 5342 को देती है और साथ ही वो कह रही है कि अगर वोजिन आएगा तो मैं उसे पर्सनली थैंक यू कहूंगी क्योंकि उसने मुझे उस बॉडी बिल्डर से बचाया था। और दूसरी
दूसरी साइड नंबर 5342 भी उसे देखना चाहती है, लेकिन तभी वहां पर वार्डन और जीसो आ जाती है जो उसे उसकी न्यू बुक की रिलीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। जीसो भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसकी वजह से उसे जितनी भी परेशानी हुई उसके लिए वो माफी मांग रही है उससे। लेकिन नंबर 5342 बिल है कि ये सब पास की बात है, अब सब कुछ ठीक है, और बदले में वो भी उसे ऑफिसर सार्जेंट बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जीसू के लिए ये काफी एम्बैरसिंग मोमेंट होता है और बदले में वो भी उसे थैंक यू कहती है। उसके बाद वो सभी अंदर जाते हैं और नंबर 5342 का ये बुक इवेंट शुरू होता है। जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो लड़की से पूछता है कि आप मुझे बता सकती है कि ये बुक किसके बारे में है। लड़की एक्सप्लेन करती है कि सिंस की आवाज तो ऊंची है लेकिन फॉरगिवनेस की आवाज उससे भी ऊंची है। जब उसने भी ये शब्द पहली बार सुने थे तो उसे भी इनका मीनिंग पूरी तरीके से समझ में नहीं आया था, लेकिन अब ये लड़की सबके सामने खड़ी है, वो भी अपने ऊपर लगे झूठे चार्जेस से फ्री होकर। नंबर 5342 जब जेल में थी तो उसमें दुनिया के लिए केवल गुस्सा और नफरत थी। उसने इनजस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी लेकिन फिर भी उसे जेल में जाना पड़ा। उसने वायलेंस को झेला और यहाँ तक कि मौत का भी सामना किया। उसे लगा था कि उसके ये घाव कभी नहीं भर पाएंगे, लेकिन एक हार्ट फेल्ड माफी ने उसका बोझ हल्का कर दिया। उसकी जो पुरानी किताब थी वो वायलेंस और ट्रॉमा पर थी, पर ये एक नया सफर है। उसने माफी को चुना बदले या नफरत के बजाय। वो खड़ी होकर सबको थैंक यू कहती है और भीड़ में वोजिन को ढूंढती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। इवेंट के खत्म होने के बाद जैसे ही नंबर 5342 बाहर आकर वोजिन को कॉल मिलाती है, वो उसके बगल में खड़ा होता है। वो दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं और वोजिन बताता है कि मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे लगा कि कोई परेशानी हो जाए, लेकिन नंबर 5342 खुश है कि वो तब भी यहाँ पर आया। वोजिन उसके बारे में सोच रहा है, तब परेशान हो रहा है, इसलिए वो उसको दयालु बोल रही है, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन देखकर उसे थोड़ी बहुत चिंता होती है। वोजिन कहता है कि जब मैं जेल के अंदर था तुमने अपनी जिंदगी इंटरव्यू, लेक्चर और किताबों में अच्छी तरीके से दिखाई। तुम अब इससे और भी आगे बढ़ोगी, जस्ट लाइक कि तुम दुनिया के सारे अंधेरे कोने को एक एक करके रोशन करोगी। यहाँ तक कि तुमने अपना नाम भी क्लियर कर लिया है और खुद के नए विंग भी ढूंढ लिए। और वोजिन उसकी लाइफ में कोई भी दाग नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो उसे खुद को और पास को पीछे छोड़कर एक नई फ्रेश स्टार्ट करने को कहता है। वो उसे दिल से सॉरी कह रहा है और उसकी बातें सुनकर यहाँ पर नंबर 5342 रोना शुरू कर देती है। वो खुद को संभालती है और कहती है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। जिस दिन वो दोनों पहली बार मिले उस दिन से लेकर आज तक वोजिन ने हमेशा उससे एक जैसा प्यार और सच्चाई से उसको ट्रीट किया है। वो कह रही है कि मैंने हमेशा तुमसे कुछ ना कुछ लिया है लेकिन बदले में कुछ भी नहीं दिया, इसलिए तुम्हें मेरे सामने ना ही झुकना चाहिए और ना ही मुझसे छुपना चाहिए। नंबर 5342 से समझाती है कि हम एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया, जो भी बहादुरी दिखाई, उसके लिए मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान से भी बढ़कर मानती हूँ। तुम मेरे हीरो और सेवियर हो। भाई उसकी बातें सुनकर वोजिन को भी रोना आ रहा है। नंबर 5342 कहती है कि अब हम नहीं रोएंगे, एक दूसरे से माफी नहीं मांगेंगे, वो बस इससे एक ब्यूटीफुल याद बनाना चाहती है और वो भी एक साथ लास्ट नाइट स्पेंड करके, और उनकी ये नाइट यादगार भी होती है। सीन चेंज होता है और हम क्वीन को देखता है जिसे 6.5 ईयर में वापस पकड़ लिया गया था और यहाँ तक कि उसे जेल से भागने, मर्डर करने, आग जलाने के लिए मौत की सजा सुनाई गई। वो जगह जहाँ उसका फाइनली सुराग मिला वो साउथ ईस्ट एशिया का एक अजीब सा आइलैंड था। वहाँ पर ये लड़की जो एक टाइम पर क्वीन की मेड हुआ करती थी एकदम मजे से आराम कर रही थी और तभी वो देखती है कि एक लड़की सैम लेस्ली मर्दों को रेड कर रही है, जो और कोई नहीं बल्कि क्वीन ही थी। एक्चुअली में क्वीन की बहन ने उसे ओवरसी भेज दिया था और मजबूरी में उसे एक स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूट के रूप में सरवाइव करना पड़ा। ये लड़की इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट इंटरपोल को कर देती है और रिवॉर्ड की मनी को अपने पास रख लिया उसने। इन द एंड क्वीन पकड़ी गई और उसे डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई। उसे सेल 4 में डाल दिया गया जहां उसकी रूममेट कोई और नहीं बल्कि ये वाली बंदी है, एक फॉलो डेथ रो इनमेंट जो कभी उसके साथ 6% सेल में थी। क्वीन उसको देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब क्योंकि नंबर 5342 और वो बॉडी बिल्डर महिला सब चले गए तो बस अब वो और यही बचे हैं, इसलिए ये लड़की उसे कहती है कि अब हम दोनों ने ही मर्डर किया है और आग लगाई है तो क्यों ना अब हम साथ रहे। उसकी बातें सुनकर क्वीन डर जाती है और वो गेट खोलने को कहती है, लेकिन इतने में ये लड़की पीछे
पीछे से आकर उसको पकड़ लेती है और कहती है कि वैसे भी हम जेल में सड़ रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा बहुत फन हो जाए। अगर बात करें क्वीन की बहन की तो वो पूरी तरीके से पागल हो गई थी। क्वीन ने जो उसे आखिरी वर्ड कहे थे ना, वो उसके बारे में सोच सोच कर भाई उसका दिमाग खराब हो गया था और इन द एंड उसकी ही सेक्रेटरी ने उसकी कॉफी में जहर मिला दिया और वो मर गई। और अब जब वो जिनको रिलीज हुए 1 साल हो गए थे तब फाइनली साजन भी रिलीज हो गई थी और हमारा हीरो साजन से मिलने के लिए भी आया है। साजन जैसे उसको देखती है थोड़ा बहुत इमोशनल होती है और भागकर उसे गले लगा लेती है। वो जिन उसे अपने घर ले जाता है जो काफी छोटा होता है और उसमें बस एक ही कमरा है, लेकिन वो काफी फॉर्मली बात कर रहा है जो साजन को काफी अजीब लग रहा है। वो जिन उसे अपना कमरा दिखाता है जो एक अकेले रहने वाले आदमी के लिए तो काफी है, लड़के के लिए ये काफी एम्बैरेसिंग बात है क्योंकि ये पहली बार है जब कोई उसके रूम पर आया है। वो जिनकी बातें सुनने के बाद साजन का जो साइलेंट है, ऐसा लगता है कि वो जानना चाहती है कि नंबर 5342 के साथ क्या हुआ और इसका क्या मतलब है कि तुमने पहली बार किसी को इनवाइट किया है। लेकिन उसका साइलेंस एंड होता है ये कहकर कि हमें साथ में ड्रिंक करनी चाहिए। फिर कई साल बीत जाने के बाद वो एक बार फिर से साथ में ड्रिंक करते हैं और यहाँ तक कि खुद को एक दूसरे को लगभग मार डालने की पूरी कहानी भी उनकी बातचीत का हिस्सा बन जाती है। और उसके बाद जैसे ही मेज पर खाली बोतलें भर जाती है, उनकी यादों की जो राह पर उनकी जर्नी होती है वो खत्म हो जाती है। वो पहले की तरह अपनी लाइफ को जी रहे थे और एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। उसके बाद जब वो साथ में फन कर रहे होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अब से वो दोनों हैप्पीली साथ रहेंगे। वो जिन एक बस ड्राइवर बन जाता है और साजन उनके घर के पास में ही एक मार्ट में काम करना शुरू कर देती है। अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी साजन उसके लिए हमेशा खाना बनाती थी, लेकिन वो खाना नहीं बल्कि उसे खाता था। बंदा बीमार पड़ जाता है और साजन उसकी हेल्प कर रही है। साजन एक ऐसी वाइफ है जो हमेशा वुजिन के बारे में सोचती है और उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। भाई साजन उसको इतना प्यार देती है ना कि वुजिन को पता पड़ जाता है कि असली प्यार का मतलब क्या है। और जैसे जैसे साल बीतने लगते हैं उनके रिलेशनशिप में और भी स्टेबिलिटी आ जाती है। सीन चेंज और हम नंबर 5342 को देखते हैं जिसने साजन को माफ भी कर दिया था और वो वुजिन और उसके लिए खुश भी होती है, लेकिन अभी भी वो अंदर से इम्पैटीनेस फील कर रही है। उसे बार बार अपने इस प्रिजनर फ्रेंड के वर्ड याद आते हैं कि अगर तुमने कभी किसी से ट्रूली लव किया हो और तुम उसे खो दो तब जाकर तुम मेरी बात को समझोगी। उसे अंदर से इम्पैटीनेस तो लग रहा है लेकिन वो इन शब्दों से रिलेट नहीं कर पा रही है। वो समझ जाती है कि वो वुजिन से इतना डीपली लव नहीं करती जितना साजन करती थी। उसके बाद हम साजन को देखते हैं और हमें पता पड़ता है कि उसकी प्रेगनेंसी को 7 वीक हो चुके हैं और डॉक्टर उसके स्टेटस को देखकर उसे सलाह देती है कि वो अपना ध्यान रखे और उसे कांग्रेचुलेट करती है। सार्जेंट इस न्यूज से काफी ज्यादा खुश होती है, वो जोर जोर से हंस रही है और इसी के साथ लॉकअप मानवा कंप्लीट होती है। और मैं दिल से थैंक यू कह रहा हूँ सच में इतना प्यार दिखाने के लिए।